हाय गाइस, दिस इज भवेश शर्मा और आज हम करने वाले हैं ऊप्स की इंटरनल की पीडीएफ को खत्म बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आज अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे जोश के साथ बना रहा हूँ कि अगर तुमने ये वीडियो देख ली भाई, तुम्हें इंटरनल की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। और अगर इस वीडियो के ऊपर लाइक आ गए 40 तो एक्सटर्नल की पक्का एक वीडियो आ जाएगी। तुम्हारा लाइक टारगेट मैंने पहले दे दिया 40 लाइक और एक्सटर्नल की वीडियो देख लेना। अगर तुम्हें ये पूरी की पूरी वीडियो समझ समझ तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आएगी भाई। समझ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छी तरह सब लिख के प्रिपेयर करके लाया हूँ। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर चीज क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ करना है हर चीज। जो जो कोडिंग क्वेश्चन है ना, मैं उनको बाद में सोल्व करवाऊंगा। सबसे पहले हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करेंगे, जिसमें सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन है। पहले सिर्फ थ्योरी समझ लेंगे, कोडिंग का पार्ट एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है सेकंड क्वेश्चन, विच इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, हाउ एक्सेप्शनल्स आर हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने पूरी अच्छी तरह एक पीडीएफ के अंदर ही निकाल लिया है, ठीक है। यहीं से हम सारी चीजें समझेंगे। इसी के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, एरर क्या होते हैं, रन टाइम सब क्लियर कर देंगे ए टू जेड, शुरू से लेके एंडिंग तक। तुम बीच में कह ही नहीं पाओगे कुछ रह गया, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है सी प्लस प्लस में। सबसे पहले तो एरर जो होते हैं, एरर क्या होते हैं। मान लो तुमने गेम बनाया है, गेम है फ्लोपी बर्ड। फ्लोपी बर्ड जिन लोगों को नहीं पता उसको छोड़ो, तो स्नेक गेम बनाया है। स्नेक क्या होता है, गोलियां खाता है। गोलियां खाता है, वो बड़ा होता है, फिर वो किसी दीवार के टकरा जाता है। वो ऐसे गेम खेले हो तुमने बचपन में, वही अगर तुमने एक गेम बनाया है, उसके अंदर ना जितनी वो गोलियां खाता है उतना उसका हाई स्कोर होता जाता है। सिंपल चीज है। और मेरा प्रोग्राम क्या करता है, उस हाई स्कोर को एक जगह रिकॉर्ड कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और वहां जो स्टोर करता है ना, उस फाइल का नाम है हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी। इतना समझ आया। एक गेम है, जो स्नेक गेम है, वो जितनी ज्यादा गोली खाएगा उतना ज्यादा उसका हाई स्कोर बनेगा प्लेयर का। और वो हाई स्कोर एक जगह वो स्टोर करवाता है। मान लो मेरे पीसी के अंदर तो वो फाइल प्रेजेंट है हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी। मैंने वो गेम किसी और को दी, उसके पीसी के अंदर वो फाइल नहीं है हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी। तब हो गया क्या, वहां पे मेरे प्रोग्राम के अंदर ये लिखा है हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है, उसको खोलो और उसमें वो डाटा डाल दो। अगर वो फाइल है ही नहीं तो वो चीज खुलेगी नहीं और वो वहां पे एरर देगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एरर, और इसी को हमें हैंडल करना है, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग, अब तुम्हें एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ आया। पहले तुम्हें एरर समझ आया, एरर क्या है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ एक्सेप्शनल एरर तुम्हें क्लियर है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग पे हम आने वाले हैं। देखो, एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस इज ए प्रोसेस टू हैंडल रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होते हैं और कंपाइल टाइम एरर क्या होते हैं, दोनों को पहले डिफरेंस करते हैं, ठीक है। रन टाइम और कंपाइल टाइम दो एरर होते हैं। कंपाइल टाइम क्या होता है, सबसे पहले क्योंकि बेसिक वही है तो वहीं शुरू करूंगा। कंपाइल टाइम एरर वो एरर होते हैं जिनको हम, जैसे अगर तुम टर्बो सी प्लस प्लस में हो तो कंट्रोल F9 दबाते हो तो तुम्हारा प्रोग्राम रन हो जाता है। अगर तुम VS कोड में हो तो F7 F9 F10 जो भी तुम्हारा शॉर्टकट है वो क्लिक करते हो और रन हो जाता है। मैं ज्यादातर VS कोड ही यूज करता हूँ तो मेरे को VS कोड के ज्यादातर शॉर्टकट पता है और उसमें मेरा F7 शॉर्टकट है। अगर तुम टर्बो सी पे हो तो कंट्रोल F9 जब तुम प्रेस करते हो तो एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं कंपाइल करना प्रोग्राम को। उसके बाद तुम्हें एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है आउटपुट की, समझ रहे हो। तो एक कोड है तुम्हारा, उसको कंपाइल करेगा 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं मशीन कोड। बात समझना ध्यान से। कंप्यूटर को इंग्लिश और हिंदी नहीं आती, ना उसको कोडिंग लैंग्वेज आती। कंप्यूटर को आता है सिर्फ 0 और 1 समझ। क्या आता है, 0 और 1 समझ। रिपीट करना मेरे साथ। सिर्फ कंप्यूटर को एक ही चीज समझ आती है, वो है 0 और 1, जो कि है मशीन लैंग्वेज, जो कि है बाइनरी। क्लियर है इतना। एक्सेप्शनल हैंडलिंग के अंदर रन टाइम पे हम बात कर रहे थे, रन टाइम का जो अपोजिट है उसमें डिफरेंस कर रहे थे कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम क्या करता है, वो 0 और 1 जब कन्वर्ट करता है ना, उस टाइम को हम कहते हैं, कन्वर्जन को, प्रोसेस को हम बीच में कह रहे हैं कंपाइल टाइम। ये लग रहा है हमारा कंपाइल टाइम। अगर हमारा कोड कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे कोड में कहीं सिंटैक्टिकली गलती है, सिंटैक्टिकली मतलब मैं तुम्हें यहाँ दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ में एक फाइल में आया, इसके अंदर ना मैंने स्टार्टिंग में ये नहीं लिख रखा जो हम लिखते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, कोई क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई मेन फंक्शन। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो कंपाइलर मेरे को क्या बोलेगा, कंपाइलर मेरे को बोलेगा एरर। क्या बोलेगा, एरर। मैं टर्मिनल पे रन कर रहा हूँ, F7 मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया है। अब वो एकदम से रन हो रहा है। वो रन करते ही वो मेरे को बहुत बड़ा सा रेड कलर में एरर दे सकता है। ये रहा, वो है एरर। वो कह रहा है ये फाइल नहीं चली। क्यों नहीं चली, क्योंकि कोई कोई तो दिक्कत है, इसमें नहीं चल रही, ठीक है। उसको नहीं पता एक मेन फंक्शन होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, 10 चीजें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चीज को कंपाइल किया गया, उसमें लगा कंपाइल टाइम हुआ वो, उसे हम कंपाइल टाइम कह रहे हैं। अगर इसको रन करेंगे तो कंपाइल टाइम में गया। और अगर वो नहीं चलता तो इसे हम कह रहे हैं कंपाइल टाइम एरर। बात समझ रहे हो, कंपाइल टाइम क्या होता है। अब रन टाइम एरर क्या होता है, भैया तुम्हारा प्रोग्राम रन हो चुका है, तुम्हारा प्रोग्राम रन हो चुका है, चल रहा है,
पर चलते चलते एक ऐसी स्टेज आई, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे वो प्रोग्राम आके रुक गया है, क्योंकि तुमने उस चीज का कोड नहीं लिखा। जैसे कि स्नेक गेम का मैंने एग्जांपल दिया था, वो जितनी गोलियां खाएगा उतना उसका हाई स्कोर हो जाएगा और वो एक फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। मेरी बात अगर समझ नहीं आ रही तो रिपीट पे बैक कर करके 10 बार सुनना, क्लियर होंगी चीजें, मेरे साथ साथ करना। रन अब मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें कंपाइल टाइम समझ आ चुका है। कंपाइल टाइम क्या है? तुम्हारे लिखने में गलती है, उसे हम कह रहे हैं कंपाइल टाइम एरर, कि तुमने कोई लिखने में गलती कर दी और जब तुम कंट्रोल F9 दबाते हो यानी कि उसको कंपाइल करते हो तब वो एरर देता है। दैट इज व्हाट वी कॉल कंपाइल टाइम एरर। अब बात करते हैं रन टाइम एरर की। रन टाइम एरर क्या है? तुम्हारा प्रोग्राम परफेक्टली रन हो चुका है, बिना कोई दिक्कत के बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अब बात आती है हाई स्कोर को सेट करने की, यानी कि डाटा को हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल में डालने की। स्नेक जो है आउट हो चुका है, किस दीवार से टकरा गया, उसने 20-30 गोलियां खाई थी कुछ मान के चलो, और अब तुम्हें उस 20-30 गोलियों के हाई स्कोर को एक जगह स्टोर करवाना है, और उस वो जो फाइल है हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी वो तुम्हारे पीसी में ही नहीं है। बात समझ रहे हो? अब वहां पे आ चुका है एरर। पर वो आया कब? जब पूरा प्रोग्राम तुम्हारा चल गया, चलते चलते बीच में रन टाइम के बीच में एक एरर आता है तुम्हारे पास। दैट व्हाट वी कॉल रन टाइम एरर। इसको हमें हैंडल करना है, क्योंकि कंपाइल टाइम के अंदर अगर एरर आता है तो वो प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ, हमें दिक्कत नहीं है। पर अगर वो रन हो चुका है और फिर रन टाइम में एरर आ रहा है तो दैट्स मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। दैट मेक ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर कोड। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस इज ए प्रोसेस टू हैंडल रन टाइम एरर्स। प्रोग्राम के चलने के बाद उसके अंदर कोई एरर आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल रन टाइम एरर। अब तुम्हें ये वाली लाइन पूरी क्लियर है? आगे चलते हैं। वी परफॉर्म एक्सेप्शन handling so that the normal flow of the application can be maintained even after runtime error। अब runtime error मैंने तुम्हें एक एग्जांपल देके बताया था, highscore.txt प्रेजेंट नहीं है ना दूसरे के पीसी में। मैंने क्या करा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग की हेल्प से मैंने यूं कहा कि अगर प्रेजेंट नहीं है तो साले को बना दो। बात समझ रहे हो? अगर प्रेजेंट नहीं है हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी तो उसको बना दो, बन जाएगी तो वो प्रेजेंट हो जाएगी और वहां हम डाटा लिख पाएंगे। तो मैंने इस जो एरर था इसको हैंडल कर लिया रन टाइम पे ही, कि हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी नहीं है तो उसको बनाओ और फिर उसमें डाटा डालो। पहले मेरा कोड ये था कि हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी को ढूंढो, है तो उसमें डाल दो, नहीं है तो प्रोग्राम चले जा रहा है वो फिर वो एरर दे देगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? कि मेरे को हैंडल करना है, किस टाइप से हैंडल करना है कि वो एक नॉर्मल फ्लो में जो हमारी एप्लीकेशन है वो चल सके। किस फ्लो में? नॉर्मल फ्लो में हमारी एप्लीकेशन चल सके, उसको हम कह रहे हैं कि वो रन टाइम एरर के अंदर दिक्कत ना करे, उसको हम कह रहे हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इतना क्लियर है? हाँ भाई इतना क्लियर है मेरे को। आगे चलते हैं। आगे आता है क्या इसकी क्या कुछ एडवांटेज हैं। अब एक मान के चल रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे तो सी लैंग्वेज के अंदर जो इंटरनल पेपर है उसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल हैंडलिंग, हाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग आर इन सी प्लस प्लस। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक्सटर्नल में आया है, क्योंकि मैंने मेरी इंटरनल वाली पीडीएफ में इसको कवर नहीं कर रखा, उसकी पूरी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट इसके अंदर मेरी बात समझने की कोशिश करना, वन शॉट में क्लियर करूंगा। एक्सेप्शनल हैंडलिंग के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए यहीं से निकलेगा, सारा का सारा यहीं क्लियर करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्यों यूज करूं? क्या है ऐसे इसके एडवांटेजेस? इट मेंटेन्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन, इन सच केस रेस्ट ऑफ द कोड इज एग्जीक्यूटेड इवन आफ्टर एक्सेप्शन। अगर कोई दिक्कत आ जाती है और मेरा आगे का कोड नहीं चल पाता तो इससे मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, इससे मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। यही एग्जांपल लिया था मैंने स्नेक वाला ही, कि अगर मेरा स्नेक चल रहा है और मैं आउट हो चुका हूँ एक बार, ठीक है, तो उसको वापस से मेरे को प्ले अगेन का ऑप्शन देना चाहिए। वो सारा कोड मैंने सारा लिख रखा है, प्ले अगेन का ऑप्शन देगा, रेज्यूम का ऑप्शन देगा, एग्जिट का ऑप्शन, सारे ऑप्शन देगा वो मेरे को। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मैं एक बार आउट हुआ, हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी उसको फाइल नहीं मिली, तो उसने क्या करा, कंपाइलर ने आगे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं किया, क्योंकि वहां एरर आ चुका है। बात समझ रहे हो? वहां एरर आ चुका है तो उसने आगे की कोडिंग जो मेरी मैंने लिखी हुई थी उसको देखा ही नहीं, उसको सिंपली इग्नोर कर दिया। इससे बचने के लिए हम नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन का यूज करते हैं, यानी कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज करते हैं, जिससे हमारा एप्लीकेशन जो है नॉर्मल फ्लो में काम कर सके और हमारा रेस्ट ऑफ द कोड जो है एग्जीक्यूट हो सके जो हमने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या एडवांटेज हुआ? एन एक्सेप्शन इज ए प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एक्सेप्शन क्या होती है? एक प्रॉब्लम होती है, इज ए प्रॉब्लम दैट अराइज, जो कि कब अराइज होती है, कब उठती है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम,
A C++ execution or A C++ exception is an responsive to an exceptional circumstances that arise while a program is running, such as an attempt to divide it by zero. किसी भी नंबर को तुम जीरो से डिवाइड करते हो, अगर तुम अपने कैलकुलेटर में भी करोगे ना, फोन के कैलकुलेटर में भी कोई भी नंबर डिवाइड करोगे जीरो से तो नॉट डिविजिबल दिखाएगा। मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। 2 को मैं डिवाइड करता हूँ जीरो से, ठीक है, तो उसने कोई मेरे को रिजल्ट नहीं दिया, देख रहे हो, रिजल्ट नहीं दिया। बट अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 1 से, जैसे कि अगर मैं यहाँ 2 को डिवाइड करूँ 2 से, तो वो मेरे को रिजल्ट दे रहे हैं यहाँ 1। ये देख रहे हैं, कैलकुलेटर का निशान आ रहा है और यहाँ 1 लिखा आ रहा है। जीरो से करता हूँ तो वो मेरे को रिजल्ट नहीं देता, कोई रिजल्ट नहीं देता। तो ऐसे ही अगर तुम भी वहां करोगे ना, वो कहेगा नॉट डिविजिबल बाय जीरो, ये लिख के आएगा तुम्हारे फोन के ऊपर। मैं पीछे वो इसलिए शायद लिख के नहीं आ रहा, बट यहाँ पे वो एग्जांपल दे रखा है कि ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हमने एक्सेप्शन का काम किया। अगर मान लो मैं यहाँ 2 डिवाइड बाय 0 लिखा और उसके बाद ये प्रोग्राम चलना ही बंद हो जाता तो मेरे प्रोग्राम में दिक्कत थी, समझ रहे हो। इस चीज से बचने के लिए हमने क्या करा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज किया। अगले पॉइंट पे आते हैं। एक्सेप्शंस जो हैं प्रोवाइड करते हैं ए वे टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू द प्रोग्राम टू अनदर। अब अगर तुमने स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ी है या गो टू स्टेटमेंट पढ़ी है, तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, स्विच केस स्टेटमेंट में कि बहुत सारे केसेस बनाते हो तुम, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस एन सो ऑन केसेस। और उसके अंदर क्या होता है, तुम चेक करते हो कि इनमें से कोई भी एक केस अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उसका कोड एग्जीक्यूट कर दो और बाकी सब एग्जीक्यूट मत करो, बाहर आ जाओ। तो वही है सी प्लस प्लस के अंदर, वो हमें वे प्रोवाइड करता है ट्रांसफर करने कंट्रोल के, और ये 3 वे हैं। कौन कौन से, ट्राई, कैच और थ्रो। मेरे साथ बोलना, ट्राई, कैच और थ्रो। तीनों को हम समझते हैं फटाफट से और ये खत्म करते हैं। तीनों को समझेंगे और खत्म करेंगे। थ्रो क्या होता है, ए प्रोग्राम थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन ए प्रॉब्लम शोज अप। कोई भी दिक्कत आती है तो एक प्रोग्राम जो है एक एरर थ्रो करता है, फेंक के मारता है, भाई ले तेरे मुंह पे एरर फेंक के मारा प्रोग्राम में, ये है दिक्कत, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसने बोल फेंक के मारी यानी एरर फेंक के मारा, हमने उसको कैच कर लिया, भाई क्या ये दिक्कत है। प्रोग्राम कहेगा हाँ भाई ये दिक्कत है। ए प्रोग्राम कैच एन एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलर एट ए प्लेस इन ए प्रोग्राम वेयर यू वांट टू हैंडल द प्रॉब्लम। अब हमने उस बोल को कैच कर लिया, यानी उस एरर को कैच कर लिया, वो हम उसको हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे, ट्राई की मदद से। ट्राई की मदद से कैसे, हम एक ऐसा ब्लॉक बनाएंगे कि अगर यहाँ ऐसी एरर आती है या ऐसी उसने एरर मेरे को फेंक के मारा है, कंपाइलर कह रहा है ये रख तेरा एरर, मेरे को पता है ऐसा एरर आ सकता है, जैसे हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैंने क्या कहा, ट्राई ब्लॉक में लिख दिया कि बना दो, फाइल को बना दो। बात समझ रहे हो। हमने क्या करा, एक एरर आया जो कंपाइलर ने थ्रो करा, क्या, हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी एग्जिस्ट नहीं करती। हमने उसको कैच कर लिया, उस एरर को कैच करके हमने क्या कहा कि भाई एग्जिस्ट नहीं करती, अच्छा रुको, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ट्राई करूंगा हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी को बनाने की। मान लो वहां पे मेमोरी फुल है तो वो बनेगी नहीं। बात समझ रहे हो, तो वो दिक्कत अलग आएगी, इसलिए हमारे पास 3 ही है कि ये या तो थ्रो होगा एरर, फिर हमने उसको पकड़ेंगे, थ्रो करा है तो हमने उसको कैच करा, और फिर कैच करने के बाद हम ये कोशिश करें क्या वो एरर ठीक हो सकता है। नहीं हुआ तो उसके बाद जो एरर आएगा फिर हम उसको पकड़ेंगे, थ्रो करेगा कंपाइलर, फिर हम उसको कैच करेंगे और फिर उसको ट्राई करेंगे। ऐसे ही फ्लो चलेगा, और इसी को हम कह रहे हैं ट्राई कैच एक्सेप्ट ब्लॉक। ये इसका कोड होता है कि भाई पहले ये ट्राई कर लो, अगर फिर भी दिक्कत बनती है तो जो एरर आए उसको कैच कर लो, फिर कैच ब्लॉक लिख दो, फिर जो कैच एरर आए उसको कैच कर लो, फिर वो ब्लॉक लिख दो, फिर एक और एरर आएगा उसको, एन नंबर ऑफ एरर आ सकते हैं, एन नंबर ऑफ ट्राई ब्लॉक कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं, व्हाट आर डिस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ये दो चीजें होती हैं। अगर तुमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़े हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चों को इतना बेसिकली तुम्हें आता है कि तुम्हें क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाने आते हैं एटलीस्ट। अगर तुम्हें बनाने आता है तो मेरी बात से जल्दी समझने की कोशिश करोगे। जब तुम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे ही वो बना, तुमने लिखा, मान लो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है क्लास ए, क्लास ए है, एक क्लास ए है, ध्यान सुनना इस बात को, एक क्लास ए है, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने डबल ए, क्लास ए का क्या बनाया मैंने, एक ऑब्जेक्ट डबल ए। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। क्या कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, जैसे ही वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है ना, और जैसे ही मान लो वो ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, उसको वो मेमोरी से डिलीट होने वाला है या डिलीट हो चुका है, तो वहां पे होता है डिस्ट्रक्टर कॉल। बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, नहीं मतलब डिलीट होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब आते हैं डिस्ट्रक्टर पे। सारा इंतजाम करके लाया हूँ, सब पूरी की पूरी
मतलब मेरे सारे पीडीएफ रेडी हैं, ये शॉर्ट की सारी पीडीएफ हैं, अगले पॉइंट ऑफ व्यू में सारे लॉन्ग की सारी पीडीएफ है, सब रेडी है, पढ़ने वाला बनना है तुम बस। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होता है? सिंपल क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं उसे मेंबर फंक्शन कहते हैं। यहाँ एग्जांपल देख दिखाऊं तो एक क्लास ए है, ए नाम की एक क्लास है, उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट। क्या नाम है उसका? इनपुट। एक मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट। मेंबर फंक्शन कहाँ से लग रहा है? कहीं इसमें मेंबर नाम का कोई वर्ड लिखा है? नहीं, ये क्या है? क्लास के अंदर एक फंक्शन है। जो भी क्लास के अंदर फंक्शन होंगे उनको हम बेसिकली डिनोट करते हैं मेंबर फंक्शन कह के। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड मेंबर फंक्शन। A destructor is a special member function that code automatically when an object goes out of the scope or when we delete the object with the delete expression। एक डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, हम उसको कब बुलाते हैं? या तो डिस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब उस स्कोप से चीजें बाहर आ जाएंगी, ठीक है, या फिर तब होगा जब ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। मान लो ये डबल ए था, ये जो डबल ए था इसका काम खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? मेन के अंदर गया कंपाइलर, उसने देखा एक ऑब्जेक्ट बना, उसने कंस्ट्रक्टर होगा तो कॉल कर दिया, और फिर देखा ए डॉट इनपुट हुआ, ठीक है, हो गया। अब वो क्या हुआ? रिटर्न जीरो। अब मेन ब्लॉक से हम बाहर आने लग गए। जैसे ही हम मेन ब्लॉक से बाहर आए, है ना, पेंसिल लेके समझाता हूँ कि जैसे ही हम मेन ब्लॉक से बाहर आए, मेन ब्लॉक से बाहर आते ही हुआ क्या? वहां पे डी कंस्ट्रक्टर चालू हो चुका है, वहां पे डी कंस्ट्रक्टर चालू हो चुका है, ठीक है। आई होप यार इतना क्लियर है डी कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में क्या दिक्कत है, क्या डिफरेंस है। ठीक है। इन सी प्लस प्लस ये डिकंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम ऑफ द क्लास। क्लास के नाम का डिकंस्ट्रक्टर होगा एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। और ये वाला इसे कहते हैं टिल्ट ऑपरेटर, यहाँ लिख रखा है प्रेसिडेंस प्रेसिडिस, यहाँ इसको कहते हैं टिल्ट ऑपरेटर। ये होता है टैब बटन के ऊपर, जैसे तुम शिफ्ट दबा के टैब बटन के एक ऊपर बटन होता है वो दबाओगे विंडोज में तो ये ऑपरेटर आ जाता है। वो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि ये डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये इसका कुछ सिंटेक्स होता है, लिख के दिखाऊंगा, चिंता मत करो, लिख के दिखाऊंगा। जस्ट लाइक एनी अदर मेंबर्स ऑफ द क्लास वी कैन डिफाइन डिस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास टू। हम उस क्लास के बाहर भी वो डिफाइन कर सकते हैं। ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो। यही जो चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन करी ये सारी सेम चीजें हैं। ए डिस्ट्रक्टर इज आल्सो स्पेशली मेंबर फंक्शन कंस्ट्रक्टर डिकंस्ट्रक्टर, वही डिकंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम ऑफ देयर क्लास नेम, ये बता दिया टिल्ड ऑपरेटर के साथ, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन डिस्ट्रक्टर। एक डिस्ट्रक्टर होगा और एक ही कंस्ट्रक्टर होगा, 10 नहीं बना सकते तुम। इनके बारे में कुछ चीजें हैं, इनको पढ़ना है तुम्हें। और पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ोगे? ये सारी चीजें हम हमारी कम्युनिटी वेदावर्स पे डाल देंगे, लिंक मिलेगा तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो कि एक डिस्कॉर्ड सर्वर है वेदावर्स, वहां जाना है तुम्हें। मैं अपलोड करके दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है, क्या क्या है, सब है पूरी वीडियो में, देखते जाओ। एक फटाफट से डिस्ट्रक्टर बना के देख लेते हैं भाई, वरना कहेंगे यार डिस्ट्रक्टर पढ़ा तो दिया बनाया नहीं है। तो यहाँ पे मैं, आई होप तुम्हें दिख रहा है, मैं और जूम कर देता हूँ। मैंने यहाँ क्या करा, एक टिल्ड का साइन लगाया और क्लास का नाम लिखा, और देन मैंने 2 ब्रैकेट लगाए, और देन आने के बाद मैंने यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर लिख दिया। मैंने डिस्ट्रक्टर में कुछ नहीं लिखा, मैंने लिख दिया सी आउट कर दो, भव्य भाई मस्त पढ़ा रहे हैं, मस्त पढ़ा रहे हैं। सिंपल मैंने एक सी आउट लिख दिया और इसको बंद कर दिया, ठीक है। मैंने डिस्ट्रक्टर कहीं कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ इनपुट कॉल किया हुआ है। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, और स्क्रीन को मैं यहाँ बड़ा कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ F7 दबाया, मैंने रन करा, और यहाँ मेरे से वो 2 नंबर मांग रहा है। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था 2 नंबर को करने का, तो पहले तो वो नंबर चला, जो भी मेरा प्रोग्राम था चला, उसके बाद लिखा रहा है भव्य भाई मस्त पढ़ा रहे हैं। अगर वहीं ये कंस्ट्रक्टर होता, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये आया इस नंबर के बाद लिखा हुआ है भव्य भाई मस्त पढ़ा रहे हैं, और अगर ये होता कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सेम नेम होता है क्लास का, बस ये आगे टिल्ड का साइन नहीं होता। मैंने ये करके वापस से रन करा, तो वो मेरे से क्या कहेगा? वो मेरे से कहेगा कि भव्य भाई मस्त पढ़ा रहे हैं। उसने पहले ही लिख दिया, प्रोग्राम चलने से पहले ही, मतलब प्रोग्राम चला उसने पहले ही लिख दिया, उसके बाद अब मैं वही सेम वैल्यू दूंगा, एंटर करूंगा, तो बाद में मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट बना, उसने अपना काम कर दिया, ऑब्जेक्ट खत्म हुआ, डिस्ट्रक्टर ने अपना काम कर दिया। अब आई होप सो तुम्हें कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर क्लियर है। आगे चलते हैं। व्हाट आर इनलाइन फंक्शंस? इनलाइन फंक्शंस बहुत इजी, मतलब इससे इजी तो कोई चीज ही नहीं है। इसको तो मैं ऐसे समझाऊंगा सेकंडों में। और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इससे अगला, भाई साहब मतलब बेस्ट। पहले आता है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं? सी प्लस प्लस प्रोवाइड इनलाइन फंक्शन, पहले ले लेता हूँ कि C++ provide inline functions to reduce the function call ahead overhead. An inline function is an
function that is extended inline when it is called. When the inline function is called, the whole code of the inline function get inserted at the point of the inline function call. बस इतना ही तुम्हें करना है, बाकी जितने भी लिखे बकवास लिखी है तुम्हें आगे पढ़ने की भी नीड नहीं है। पूरी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि इनलाइन फंक्शन के एडवांटेज क्या है, इनलाइन फंक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या है, सारी चीज का पूरा कोड टर्बो वाला सब मिल जाएगा, तुम्हें पूरा मिलेगा पर हमारे वेदावर्स के डिस्कॉर्ड पे, ठीक है, जो कम्युनिटी है। वो बताऊंगा कैसे कैसे मिलेगा, पर इनलाइन फंक्शन समझते हैं पहले। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन होता है लाइन ऑफ कोड्स जिनको हमने एक ब्लॉक के अंदर बंद कर दिया और उन लाइन ऑफ कोड्स को हमें रीयूज करना है, तो हम बस फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं और काम बन जाता है। लाइक लाइक कैसे समझाऊं? लाइक आ जाते हैं हमारे यहाँ पे कोड पे, और यहाँ पे मैंने लिखा है ए डॉट इनपुट। इनपुट नाम का एक फंक्शन है, सिंपल चीज समझो, इनपुट नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ इतना सारा, ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन ऑफ कोड है इनपुट के अंदर। मेरे को ये 7 लाइन बार बार ना लिखने पड़े, इसलिए मैंने उसको एक नाम दे दिया इनपुट। जहां पे मैं इनपुट लिखूंगा, ये वर्ड लिखूंगा इनपुट वर्ड, और ये 2 राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, इसका मतलब है ये 7 लाइन ऑफ कोड रन हो जाएंगी अपने आप। ये इस 7 लाइन ऑफ कोड उठ के यहाँ नहीं आएंगी, यहाँ नहीं आएंगी, इस जगह नहीं आएंगी, वो रन हो जाएंगी अपने आप यहाँ पे, ठीक है। बट इनलाइन फंक्शन क्या होता है? अगर मैं बस कुछ ना करके इसके आगे लगा दूं इनलाइन, इनलाइन, बस मेरे को ये करना है। इनलाइन फंक्शन वैसे इतने बड़े फंक्शन के साथ नहीं लगाते हम, बट मैं आपको बताने के लिए, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैंने बस यहाँ एक वर्ड लिख दिया इनलाइन, इसका मतलब ये है कि ये जितना भी 7 लाइन ऑफ कोड है ना, जैसे ही ये इनपुट फंक्शन कॉल हो, यानी ये लिखा जाए, तो 7 लाइन ऑफ कोड उठ के यहाँ आ जाए और यहाँ अपने आप आके रन हो जाए। बात समझ रहे हो? कंपाइलर को अब ऊपर नहीं जाना, वो 7 लाइन ऑफ कोड उठ के यहाँ आ जाएगा। 7 नहीं होता इनलाइन में, वैसे एक ही लाइन ऑफ कोड को हम ऐसा करते हैं, बट यहाँ पे 7 लाइनें हैं, तो एग्जांपल के लिए मैंने 7 लाइन बता दिया। बाकी इनलाइन के लिए बहुत छोटी स्पेस होती है, बहुत छोटी, मतलब रजिस्टर जितनी, एक रजिस्टर 1 बाइट स्टोर करता है, जितने ज्यादा रजिस्टर मतलब होंगे उतने ज्यादा फ्लो। एक रजिस्टर के अंदर 8 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, कहने का मतलब है 8 फ्लिप फ्लॉप में एक एक बाइट होती है। ये आगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मामला, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें बेसिक चीज बता चुका हूँ। अगर इनलाइन लिखे हुआ है, अगर इनलाइन लिखा हुआ है तो 7 लाइन ऑफ कोड जो था ना वो उठ के यहाँ इनपुट की जगह आ जाएगा। और अगर इनलाइन नहीं लिखा हुआ तो कंपाइलर इनपुट देख के इनपुट फंक्शन को ढूंढेगा पूरे प्रोग्राम में, वहां जाके ये 7 लाइन एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड सिंपल फंक्शन। बस यही है इनलाइन और सिंपल फंक्शन। इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ चुका हूँ, तुम्हें और देखनी है इसके बारे में, इसका सिंटेक्स वगैरह देखना है कि इनलाइन शुरू में लिखेंगे, फिर रिटर्न टाइप, इनलाइन लिखा, वॉइड लिखा, इनपुट लिखा, यही तो था हमारा, फिर पैरामीटर डाले और फिर फंक्शन का कोड लिखा। यही सेम सिंटेक्स हमने फॉलो किया था यहाँ पे वीएस कोड में। यहाँ बस इनलाइन नहीं तो लगाया था, इनलाइन, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, और फिर फंक्शन का कोड, यही तो लाइन है, यही पूरा सिंटेक्स है। उसके बारे में पूरा पढ़ सकते हो तुम, इनलाइन के एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब, ठीक है। इनलाइन के एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं थोड़ा बहुत करके बता देता हूँ, एडवांटेज बता देता हूँ, डिसएडवांटेज कभी नहीं आया तो कराने का फायदा नहीं, ठीक है। वहां पे भी अगर तुम देखोगे तो वहां लिखा है व्हाट आर इनलाइन फंक्शन, हाउ दे आर यूजफुल। यूजफुल मतलब इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज नहीं पूछे गए, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया है यहाँ पे आके, इनपुट के आगे इनलाइन लगा के, ठीक है। और अगर ये एग्जांपल नहीं चलता तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे रखा है, ये छोटा सा एग्जांपल है इनलाइन का, ये भी तुम चेप के आ सकते हो पेपर में, इंटरनल में बेसिकली, ठीक है। जाके देख लेना क्या है, देखो इनलाइन लिखा है, इंट क्यूब लिखा है, एक ही लाइन लिखी है इस फंक्शन में, ध्यान से देखना, इस बात को ध्यान से देखना। ये एक लाइन है, एक येलो कलर ले लेता हूं मैं, यहाँ पे येलो कलर ज्यादा लिखा है, ये एक रिटर्न टाइप लिखा है, इनलाइन लिखा है, ये रहा इनलाइन, इंट क्यूब, इनलाइन है, इंट है, क्यूब है। इनलाइन तो वर्ड हो गया, मतलब कीवर्ड, इंट हो गया रिटर्न टाइप, क्यूब हो गया फंक्शन का नेम, यहाँ आगे पैरामीटर, ये आ गया फंक्शन की बॉडी जो कि एक लाइन की होती है, लिखी है यहाँ एक लाइन, तुम्हारे सामने बता रहा हूँ एक लाइन। वहां 7 लाइन का एग्जांपल इसलिए दे रहा था क्योंकि मेरे पास कोई इनलाइन फंक्शन उस टाइम अवेलेबल नहीं था। आई होप सो इतना क्लियर है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि इसके एडवांटेजेस। फंक्शन कॉल ओवरहेड डज नॉट अकर, मतलब फंक्शन बार बार कॉल होगा, कंपाइलर ऊपर जाकर ढूंढेगा कोई फंक्शन अवेलेबल है या नहीं है, तो कौन सी लाइन में है, क्या कर रहा, नहीं, एक लाइन का कोड है ना, सिंपल उसको इनलाइन बनाओ, खत्म। सरदर्दी देनी ही नहीं कंपाइलर को, हमें तो मिल जाए, कंपाइलर को नहीं देनी। इट ऑल्सो सेव द ओवरहेड ऑफ ए रिटर्न कॉल फ्रॉम ए फंक्शन। अब मान लो एक फंक्शन है, इसको ना मैं भाई ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मान लो एक फंक्शन है
उसने एक दूसरे फंक्शन को कॉल किया हुआ है, उसने एक तीसरे फंक्शन को कॉल किया हुआ है, उसने एक चौथे फंक्शन को कॉल किया हुआ है, और उसने फिर से एक पहले वाले फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ऐसे कॉलिंग चल रही है बीच में। फिर वो रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, फिर वो मेन पास जाएगी, यहाँ आने तक बहुत टाइम लग जाएगा कुल मिला के। बात समझ रहे हो? तो हमारे पास जुगाड़ क्या है कि जितने भी फंक्शन कॉल हो रही है ना, वो एक लाइन में लिख दो। मतलब कोड कहीं पे भी लिखा हुआ है जितने तुम्हारे फंक्शन कॉल, वो उठा के हमारी इस लाइन में ले आओ जहाँ इन लाइन लिखा है, और यहीं एग्जीक्यूट कर दो, यहीं सब कर दो, बार 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 कॉलिंग का मामला खत्म हो जाएगा। वो यहाँ लिखा है इट्स ऑल्सो सेव द ओवरहेड ऑफ ए रिटर्न कॉल फ्रॉम ए फंक्शन। ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल वो हो गए एडवांटेजेस। इसके आगे यार थोड़ा बहुत पढ़ना, ज्यादा कुछ है नहीं खास इन लाइन में, इससे ज्यादा बताने का कुछ है नहीं, इतनी बड़ी बड़ी लाइन जो लिख रखी है। एंड इन लाइन फंक्शन में भी यूजफुल हो सकता है इफ इट इज स्मॉल। मैंने कहा था ना, स्मॉल हो, एक लाइन का कोड हो तो ऑब्वियसली यूजफुल है, पर अगर एक लाइन से ज्यादा 7 लाइन का कोड हो तो वो यूजफुल नहीं है, वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हैं। समझे इस बात को? आगे चलते हैं। What are default arguments? Explain with suitable example. Default arguments पे आता हूँ। इसको ना पहले समझते हैं देसी भाषा में, हमारी देसी भाषा में समझेंगे। मान लो तुम्हारे घर 10 साल से एक टूथपेस्ट आ रहा है जो कि है कोलगेट। लेट्स अज्यूम कोलगेट आ रहा है, ठीक है। मतलब तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हें पैसे देते हैं कि बेटा टूथपेस्ट लेके आना है, तो 10 साल तक तुम कोलगेट ही ला रही हो। और अगर आज भी तुम्हें घर वाले तुम्हारे पैसे देके एक टूथपेस्ट लेके आना है, तो तुम्हारे दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आएगा, क्योंकि 10 साल से वही आ रहा है यार तुम्हारे घर। जब भी पैसे देते हैं कोलगेट टूथपेस्ट लाना, तो तुम कोलगेट ही लेके आते हो। बात समझ रहे हो? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मतलब तुम्हारे घर वाले अगर तुमसे कहें कि ये ले बेटा पैसे, इस बार ना कोलगेट मत लाइए, इस बार लेके आइए क्लोजअप, इस बार लेके आइए पेप्सोडेंट, तो तुम अब कोलगेट नहीं लाओगे, अब तुम क्या लाओगे? जो भी उन्होंने बोला है, पेप्सोडेंट बोला है, क्लोजअप बोला है, एनीथिंग जो भी है, दंत कांति, एनीथिंग जो भी टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में, जो उन्होंने बोला अब तुम वो लाओगे। ठीक है? कहने का मतलब है, अगर तुम्हें नहीं बताया जाता कि ये चीज लानी है, तो तुम जो पहले से लाते आ रहे हो, जैसे कि कोलगेट लाते आ रहे थे तुम 10 साल से, तुम वही उठा लाओगे। और अगर तुम्हें स्पेसिफिकली बता दिया जाए कि यही लेके आना है, तो तुम वही लेके आओगे। बात समझ रहे हो? कि अगर तुम्हें सब बताने का खेल है, भाई अगर ये बता दिया तो भाई यही लानी है, और नहीं बताया तो फिर मैं कोई भी उठा लाऊंगा, मतलब जो मैं पहले से लेके आता हूँ। ठीक है? A default argument is a value in a function declaration automatically assigned by the compiler if the calling function does not pass any value to that argument. इसको हम समझेंगे डायरेक्ट कोड के थ्रू भैया। इसको समझेंगे डायरेक्ट कोड के थ्रू। यहाँ आ जाओ, इस कोड पे आ जाओ, ये छोटा सा कोड है, यहाँ आ जाओ, यहाँ समझेंगे। यहाँ समझेंगे, हाँ भाई बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट सम। एक सम नाम का फंक्शन है जिसके अंदर 4 पैरामीटर कह लो, 4 आर्ग्यूमेंट कह लो, पास हो रहे हैं। ठीक है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमें पढ़ना है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? सबसे पहले डिफॉल्ट आर्गुमेंट की पहचान होगी कि वो हमेशा राइट मोस्ट साइड डिक्लेयर होंगे। ये रहे राइट मोस्ट साइड। ठीक है? मतलब उसको हम पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे वो हमेशा राइट मोस्ट साइड ही डिक्लेयर होंगे। बात समझ गए? पहली इसकी पहचान। दूसरी, कि इसके इक्वल टू में कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी, जैसे z के इक्वल टू में 0 है, w के इक्वल टू में 0 है, ये हमने वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी। समझ रहे हो? और ये जो इंट x है और इंट y है, इनकी वैल्यू हमें देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है? ये तो फंक्शन लेगा ही लेगा, और अगर z और y w की वैल्यू हम नहीं देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इन दोनों को जीरो कर देगा। दैट इज व्हाट वी कॉल डिफॉल्ट आर्गुमेंट। बस इतना ही। बस हाँ भाई, इतना ही है, ज्यादा मैं मुश्किल कर ही नहीं सकता मेरे भाई। कैसे कर दूं? खुद ही मुश्किल बना दूं खुद की चीज? इतना ही है। ये जितना भी लिखा है ना, इतना वो सब ये एग्जाम्पल का समझाने के लिए है क्या नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जितना भी लिखा है यही है जो भी मैंने बताया। पढ़ के देखते हैं। द वैल्यू पास्ड इन द डिफॉल्ट आर्गुमेंट आर नॉट कांस्टेंट। पहली बात, ये कांस्टेंट नहीं हो सकती, ये चेंज हो सकती हैं। ठीक है? आगे मैंने तुम्हें बताया था ये बात कि यहाँ z को अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो 0 ले लेगा, और देंगे तो वो बदल देगा। तो पहली बात है, कांस्टेंट नहीं हो सकती, बात वही है। द वैल्यू कैन बी ओवररिटन इफ द वैल्यू पास टू द फंक्शन, इफ नॉट द प्रीवियस डिक्लेयर्ड वैल्यू रिटेन्स। 0 रहेगी अगर पास नहीं की तो, और पास कर दी तो 0 हट के दूसरी ओवरराइट हो जाएगी। ड्यूरिंग द फंक्शन कॉलिंग ऑफ फंक्शन, द वैल्यूज आर कॉपीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट कॉपी होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ कि जो राइट में होगी वो हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू होगी। ये लिखा, ऑल द वैल्यू दैट आर गिवन डिफॉल्ट वैल्यू टू विल बी ऑन द राइट। राइट में ही होंगी वो, लेफ्ट में नहीं हो सकती वो वैल्यूज, क्योंकि जो कॉपी होते हैं ना वैल्यू, वो लेफ्ट टू राइट होते हैं। अब कॉपी होने का मतलब क्या है, यहाँ बताता हूँ। सम फंक्शन को मैंने कॉल किया और 10 और 15 लिखा, तो भैया सबसे ऊपर जाके अगर मैं देखूं तो शुरू में सबसे लेफ्ट में x लिखा हुआ है, तो 10 गया x में,
और 15 गया y में। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 10 गया x में, हाँ जी सही कह रहा हूँ बिल्कुल। 15 गया y में। अब मैंने यहाँ 3 वैल्यू दे दी, 10, 15, 25। 10 गया x में, 15 गया y में, z के अंदर गया 25 और w के अंदर गया 0। क्यों गया भाई 0? क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ दे रखा है 0 जाएगा। अगले पे आते हैं। 10, 15, 25, 30 चार वैल्यू हैं, चारों वैल्यू x, y, z और w को मिल गई। ठीक है, यही सेम चीज हमें करनी है, यही डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन है पूरे कोड की और बस यही है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। खत्म खत्म। आगे चलते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ लिया है। राइट अ कोड ऑफ द, ये देखो पहला वाला भी कोड है और ये वाला भी कोड है। इन दोनों को ना मैं लास्ट में समझाऊंगा कि कोड आसानी से समझाने में ना, मतलब अगर ढंग से समझना है तुम्हें कोड तो वो लास्ट के अंदर समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। ओके भैया, लॉन्ग क्वेश्चन कराते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखना होता है, तो इसमें हैंड रिटन नोट भी मैंने यूज किए हैं कि ताकि तुम्हें समझा पाऊँ कितना बड़ा और कैसे लिखने हैं। ठीक है। डिफाइन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मतलब तुम्हारे पापा के तुम उत्तराधिकारी हो, वो इनहेरिटेंस है। ठीक है। राइट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, एग्जाम एक्सप्लेन सिंगल इनहेरिटेंस विद सुटेबल एग्जांपल। पहले तो हमें इसके टाइप्स भी बताने हैं कितने होते हैं और फिर हमें सिंगल इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करना है। याद रखना सिंगल इनहेरिटेंस को। सबसे पहले आता हूं मैं इनहेरिटेंस होता क्या। ठीक है, आई होप सो दिख रहा होगा। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम द ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब तुम्हारे पेरेंट से जो तुम्हें गुण मिले हैं, जो तुम्हें कह लो जीन्स मिले हैं, उत्तराधिकार मिले हैं, वो चीज ही कहलाती है इनहेरिटेंस। ठीक है। द ड्राइव्ड क्लास inherits some or all the properties from the base class. A class can also inherit the property from more than one class or from more than one level. लेवल और क्लास का मैं तुम्हें बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है। जस्ट एक बार एग्जांपल के लिए समझ लो। क्या तुमने क्लास बनाई एनिमल, उसके अंदर दो फंक्शन है, एक ईट है और एक स्लीप है। ठीक है। क्लास बनाई डॉग, पब्लिक के अंदर जितने भी फंक्शन है वो मैंने एक्वायर कर लिया। मान लो पब्लिक में ईट और स्लीप, तो अब क्या होगा, ईट और स्लीप डॉग के पास भी आ गए, अपने आप आ गए क्योंकि एनिमल के पास थे। एनिमल जो है बेस क्लास है और ये ड्राइव्ड क्लास है डॉग। इतना तुम्हें समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। बेस क्लास है एनिमल, ड्राइव्ड क्लास है डॉग। और अब चलता हूं मैं रिलेशनशिप पे, इनकी क्या रिलेशन है इनके बीच में। Inheritance is an relationship. We use inheritance only if an relationship is present between टू क्लासेस। एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, कह लो एक बेस है, एक ड्राइव्ड है। जब तक ये रिलेशन नहीं होगी इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। और उसके बाद चाइल्ड क्लास के बारे में बता रखा है कि वो क्या होती है, जेनरिक क्लास क्या होती है। जो ड्राइव्ड क्लास होती है वही चाइल्ड क्लास होती है। जेनरिक क्लास क्या होती है? जो बेस क्लास होती है। सिंपल भाषा में बताऊं तो अब यहाँ आ चुके हमारे पास मेंबर फंक्शन, डिक्लेरेशन, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ओके, अब ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से सुनना, ये चीज हमारी रह गई थी। फर्स्ट यहाँ पे कोड देखो। राइट द सैंपल कोड टू शो द यूज ऑफ डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस। हमें डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर शो करने हैं सी प्लस प्लस के। ठीक है। सी प्लस प्लस के हमें डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर शो करने हैं। यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं बेसिकली, तीन। मेरे साथ बोलना, इस चीज को मैं ना थोड़ा लाइटली ले रहा था, अब नहीं लूंगा। पूरा रेडी हो जाता है वापस से। हाँ, वापस से जोश बनाते हैं। कितने स्पेसिफायर होते हैं? तीन स्पेसिफायर होते हैं। स्पेसिफायर होते क्या हैं बेसिकली? मेरे को किसी भी क्लास को एक्सेस करना है। मान लो मैं खुद एक क्लास हूँ और तुम एक क्लास हो। ठीक है। तुम मेरे को एक्सेस करना चाहते हो तो मेरे पास तीन ऑप्शन हैं एक्सेस होने के। तुम मेरे को तीन ऑप्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। पहला प्राइवेट, सेकंड पब्लिक और थर्ड प्रोटेक्टेड। तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास और तीनों के तीनों वैलिड ऑप्शन है। बताता हूँ तीनों में डिफरेंस क्या है। प्राइवेट चीज, मेरी जो प्राइवेट चीजें हैं, मान लो मेरा फोन मेरा प्राइवेट है, तुम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? ऐसी चीजें जो मेरी प्राइवेट हैं, मेरा पजामा मेरा प्राइवेट है, तुम उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। पब्लिक पे आता हूँ। पब्लिक, मेरे नोट्स, ये जो तुम नोट्स पढ़ रहे हो, ये वाली पीडीएफ हो गई और जितनी पीडीएफ है, नेमी नोट्स पे जितनी पीडीएफ है, वो चीजें क्या है, वो पब्लिक है। वो पब्लिक है तो उससे मैं उसको पब्लिक करके रखता हूँ ताकि तुम उसको एक्सेस कर पाओ। बात समझ रहे हो? प्राइवेट चीजें, मेरा फोन, मेरे कपड़े, वो चीजें वो प्राइवेट चीजें हैं, उनको तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। वो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी।
मैंने कहा पब्लिक, पब्लिक के अंदर जितने मेरे नोट्स हैं सब पब्लिकली अवेलेबल हैं, तो तुम सारे मेरे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, तुम सभी के सभी। बात समझ रहे हो? उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के अंदर क्या होता है? प्रोटेक्टेड के अंदर यूं समझो, प्राइवेट जैसे मामले हैं, तुम चीज को एक्सेस तो नहीं कर सकते पर मैं तुम्हें दे दूंगा। लाइक बट इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि यार तुम मेरा फोन एक्सेस तो नहीं कर सकते, मैंने पूरी प्राइवेसी लगा रखी है, मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन है, तुम कुछ भी नहीं छेड़ सकते, मान के चलो। पर मैं तुम्हें, अगर तुम्हें इमरजेंसी है, तुम्हें अपने घर कॉल करना है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ चुके हैं, तो मैं तुम्हें यूज करने को दे सकता हूँ। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड प्रोटेक्टेड, कि मैंने ध्यान तो रखा मेरी प्राइवेट चीजों का। मान लो तुम मेरे घर आए और तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तो हाँ शायद मैं तुम्हें अपने कपड़े पहनने को भी दे दूं। बात समझ रहे हो? कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, या इमरजेंसी भी ना कहो, तो इसको यूँ कह सकते हो कि ऐसी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मैं तुम्हें अपनी चीज़ दे सकता हूँ, पर कुछ टाइम के लिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, कि तुम उसको आगे पब्लिक यूज़ ना कर सको। प्रोटेक्टेड चीज़ें तुम्हारे पास आके तुम्हारी प्राइवेट चीज़ें बन जाती हैं, उनको तुम पब्लिकली नहीं डाल सकते। तुमने मेरा फ़ोन लिया 5 मिनट के लिए, किसी बंदे को फ़ोन करने के लिए, अब तुम मेरा फ़ोन पब्लिक नहीं कर सकते कि ले भाई कोई भी आके फ़ोन ले जा। या मैंने तुम्हें कपड़े दिए कि तुम्हारे पास अभी कपड़े नहीं है, फिलहाल तुम मेरे घर हो मान लो, मैंने तुम्हें पहनने के लिए एक टी शर्ट दे दी, बाय एनी चांस दे दी, तो तुम उसको पब्लिक नहीं कर सकते, यार एक भाई की टी शर्ट अब कोई पहन लो इसको, नहीं। तुम्हारे पास आने के बाद वो तुम्हारी प्राइवेट है, और जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा वो मेरे पास आ जाएगी मेरी प्रोटेक्टेड बनने के लिए। क्लियर हुआ तीनों में डिफरेंस? इससे यार बेस्ट एग्जांपल नहीं दे सकता, यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन लिखी है उन सबको भूल जाओ। वैसे इतनी कुछ खास डेफिनेशन लिखी भी नहीं है, बट तुम्हें मैंने बता दिया प्राइवेट ऐसी चीजें हैं जिनको मैं एक्सेस देना ही नहीं चाहता तुम्हें। लाइक मेरा फोन है, मेरे कपड़े हैं, कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगा एक्सेस, कितना ही कर लो, मैं तुम्हें फोन तो नहीं दूंगा मेरा, ठीक है। पब्लिक चीज़ है वो मेरे नोट्स, जिनको तुम बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो, हर जगह से एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट प्रोटेक्टेड चीज़ें वो जो है तो मेरी मतलब बहुत रेयर चीज़। मान लो मेरे मेरे पास जितने मेरे पैसे हैं वो रेयर चीज़ है, बट अगर तुम्हें अगर एक बार नीड है, यार तुम किसी केमिस्ट की शॉप पे खड़े हो, तुम्हें दवाई लेनी है, तो यार मैं तुम्हें दे दूंगा, सिंपल बात है, दे दूंगा ना। तो वो चीज़ जो है वो प्रोटेक्टेड में आती है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमारा क्वेश्चन था। इनहेरिटेंस समझ आ गया तुम्हें, उत्तराधिकारी है। अब टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे वैसे बेसिकली क्लियर हो चुका है। सैंपल कोड मैं दिखा दूंगा तुम्हें क्या होता है। चलो सैंपल कोड पहले खत्म करा देता हूँ। ये रहा सैंपल कोड, जो हम अभी तक देखते हैं वो सारा सैंपल कोड ही है इसका। तीन चीजें होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, ठीक है। इस वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था समझने के लिए। प्रोटेक्टेड, ये तीन ही चीजें होती हैं। प्राइवेट के अंदर वो चीजें जिनका डाटा मैं कभी नहीं देना चाहूंगा तुम्हें, लाइक वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। इंट ए और इंट बी का डाटा मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाना चाहूंगा कि मेरे मेरे पास क्या डाटा आया। नेमी नोट्स के अंदर कितने बच्चे आज तक एनरोल हो चुके हैं मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाना चाहूंगा, ठीक है। पब्लिक, पब्लिक के अंदर वो डाटा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, कि जो तुमने फर्स्ट नंबर एंटर किया, जो तुमने सेकंड नंबर एंटर किया, उन दोनों का एंटर करके जो प्लस करके आता है वो मैं तुम्हें रिजल्ट दिखा दूंगा। मेरे पास कितने पैसे हैं वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, क्योंकि वो मेरा प्रोटेक्टेड में है। मैंने कहा फ्लोट मनी इक्वल टू 12,000, 12,000 रुपये पास मेरे पास पड़े हैं, तो मैंने उसको दिखा दिया तुम्हारे को। तुम्हें नीड थी, तुमने कहा भैया कितने पैसे आ रहे तुम्हारे, मैंने कहा 12,000 रुपये हैं, क्या तुम मेरे को दोगे? नहीं दे रहा भाई, प्रोटेक्टेड चीज है। बात समझ रहे हो? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड का है कॉन्सेप्ट, और प्रोग्राम यहीं क्लियर हो जाता है। प्रोग्राम भी तुम्हें दे दूंगा मैं, डिस्कॉर्ड पे मिलेगा, सब मिलेगा भाई, ए टू जेड सब देंगे। आगे चलते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान से सुनना। अब मस्ती मजाक बहुत हो गया, मैंने बहुत एग्जांपल दे दिए, फोन का, पजामा का, सब दे दिया। अब आता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहला आता है सिंगल इनहेरिटेंस। ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वन ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास। एक क्लास है, उसकी एक चाइल्ड क्लास है। कहने का मतलब है, कहने का क्या मतलब है, कवि क्या कहना चाहता है, तात्पर्य क्या क्या है। एक क्लास है, उसकी एक ही ड्राइव्ड क्लास है, एक बेस क्लास है, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाली को बेस क्लास, नीचे वाले को बोलते हैं हम ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। यहाँ ये रहा, ये रहा डायग्राम, ये रहा, ठीक है। नोटबुक से देखना हो तो यहाँ से देख लेना, नोट्स डाउनलोड करके, बाकी यही वीडियो में बता देता हूँ। इसको कहते हैं ऊपर वाले को बेस क्लास, और नीचे वाले को कहते हैं ड्राइव्ड क्लास, डी आई, पी नहीं है, डी है। जब एक ही बेस क्लास हो और एक ही ड्राइव्ड क्लास हो, बात सुनना ध्यान से, रिपीट कर रहा हूँ, एक ही बेस क्लास हो, एक ही ड्राइव्ड क्लास हो, दैट व्हाट वी कॉल सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? बाप भी एक है, बेटा भी एक है, बेस क्लास है, ड्राइव्ड क्लास है, दोनों सिंगल हैं। दैट व्हाट वी कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। आज ये मैसेज मेरे को जीने नहीं देंगे, मैसेज बहुत ज्यादा आ चुके हैं, बट वी फोकस ऑन स्टडीज। यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की एक क्लास है जो कि बेस क्लास है,
और उससे मैंने एक वर्कर नाम की एक और क्लास बनाई जो एम्प्लॉय से बनाई। इतना ही कोड है मेरा बस। तो इसको मैं कहूँगा ये सिंगल इनहेरिटेंस है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये एक और इन्होंने एग्जांपल दे दिया। अब आते हैं सेकंड पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड की विजिबिलिटी मैंने तुम्हें वैसे ही बता दी क्या होता है। इसको पढ़ना है तो तुम्हें पढ़ लेना, अगर तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है। पढ़ भी देता हूँ। व्हेन द मेंबर इज डिक्लेयर एज पब्लिक इट इज एक्सेसिबल बाय ऑल द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, जैसे कि मेरे नोट्स। व्हेन द मेंबर इज डिक्लेयर एज प्राइवेट इट इज एक्सेस बाय विद इन ओनली क्लास। मेरा फोन सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे कपड़े सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, प्रोटेक्टेड। व्हेन द मेंबर इज डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड इट इज एक्सेसिबल बाय विद इन इट्स ओवर क्लास एज वेल एज क्लास इमीडिएटली ड्राइव्ड फ्रॉम इट। मतलब कि तुम मैं बेस क्लास हूँ, तुम ड्राइव्ड क्लास हो, तो तुम यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने तुम्हें 5 मिनट के लिए फोन यूज करने को दे दिया, वो चीजें। और कौन सी चीज क्या हो जाती है, जैसे प्राइवेट चीजें कभी इनहेरिटेंट ही नहीं होती, पब्लिक चीजें प्राइवेट में जाके प्राइवेट बन जाती हैं। ऐसी ये एक टेबल है, इसको याद करना। अब आते हैं मल्टी इनहेरिटेंस पे। सिंगल इनहेरिटेंस ध्यान रखना कवर क्या है, कि एक बेस क्लास है, एक ड्राइव्ड क्लास है, दैट व्हाट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। आगे चलते हैं मल्टी मल्टी लेवल। वर्ड में बहुत डिफरेंस है भाई। सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग ए क्लास फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास। इट can be derived from another derived class. There is no restriction of the number of level between them. इसको यूं समझो बेसिकली यार, मैं देखो डेफिनेशन पढ़ने में बिलीव नहीं करता, मेरे को तो भाई करवाने हैं ये चीजें। एक है बेस क्लास, उससे एक दूसरी क्लास बनी जिसको हमने बोला ड्राइव्ड क्लास। ठीक है। इसको और अच्छे समझाता हूँ, थोड़ा गैप ले लेते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है। हाँ, इतना गैप काफी है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि एक गैप बने। ठीक है। हाँ, एक है भैया बेस क्लास है एक, उससे एक क्लास बनी, उसका वो है एक ड्राइव्ड क्लास। अब ये वाली जो ड्राइव्ड क्लास थी, ये बेस क्लास बन चुकी है, इससे एक क्लास बनी, ये भी एक ड्राइव्ड क्लास है, इससे एक क्लास बनी। ये क्या है, ये एक और ड्राइव्ड क्लास है। क्लास पे क्लास बन रही है। बेस क्लास ये है, अब बेस क्लास ये भी है इसके लिए बेस क्लास ये भी है। जब यहाँ पे ऐसा चलता है ना कि एक क्लास से दूसरी क्लास बनी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल। याद रखना, मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल। मल्टीपल अलग है, मल्टी लेवल अलग है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या समझा, वापस से एक बार देखते हैं फटाफट। सिंगल पे आता हूँ सबसे पहले। ये रहा सिंगल इनहेरिटेंस, जो उसने पूछा था वो क्या होती है, एक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास है, बात खत्म। एक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास है, बात खत्म। मल्टी लेवल में क्या है, बेस क्लास कितनी भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा नहीं, लेवल एक ही है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो भैया, मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि भैया यहाँ यहाँ बताता हूँ तुम्हें कि यार इसको इसको थोड़ा पतला करेंगे, इसको पतला करेंगे। ओ ये रहा, इतना पतला सही है कि एक बेस क्लास ये है, एक बेस क्लास ये है, इन दोनों से मिलके एक बनी क्लास। दिस इज नॉट मल्टी लेवल नहीं है ये, नहीं है ये है, ये अलग है। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, मल्टी लेवल नहीं है ये। मैंने तुम्हें बताया कि एक लेवल पे एक ही क्लास है, ये बेस क्लास है, इससे निकल के एक ड्राइव्ड बनी, इससे निकल के एक ड्राइव्ड बनी, लेवल एक ही है, इसके साथ कोई दूसरी क्लास नहीं होनी चाहिए, इसके साथ कोई दूसरी क्लास नहीं होनी चाहिए। दिस इज मल्टी लेवल। ओके भैया, ये मल्टी लेवल है। सिंगल क्या है, सिंगल ये है, एक बेस है, उसकी एक ड्राइव्ड है, बात खत्म। एक बेस है, एक ड्राइव्ड है, बात खत्म। ये जो दो हैं, इन्हीं से अगर मामला चल रहा है तो ये होगी सिंगल इनहेरिटेंस। आगे चलें, आगे चलो भैया। क्लियर है भैया। आगे चलते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मैं समझा चुका हूँ, आगे इसका प्रोग्राम देख सकते हो तुम, वहीं देख लेना पीडीएफ में। अब आते हैं मल्टीपल। मेरे को डेफिनेशन पे देख यकीन ही नहीं है, मेरे को डेफिनेशन नहीं पढ़नी। छोटी सी चीज बता देता हूँ, व्हेन वन क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा भैया, क्या कहने का तात्पर्य क्या है, कवि क्या कहना चाहता है। अब सेम लेवल पे दो तीन क्लास हैं, दो तीन है, 20 है, 30 है, एक से ज्यादा है मतलब, है ना। उन तीनों से मिलके एक क्लास बनी, जिसको मैं कह रहा हूँ ड्राइव्ड क्लास। इसको मैं कहूंगा मल्टीपल इसको मैं कहूंगा मल्टीपल। और इसको मैं कहूंगा मल्टी लेवल। एक से दूसरी बनी, दूसरी से तीसरी बनी, तीसरी से चौथी बनी, दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल। दोनों में कंफ्यूज मत होना, मल्टी लेवल एक के बाद एक। मल्टीपल में क्या है, एक लेवल पे बहुत सारी हैं, ये लेवल होते हैं। एक लेवल पे अगर बहुत सारी हैं तो वो क्या है, एक लेवल पे अगर बहुत सारी हैं तो वो है मल्टीपल।
और एक लेवल पे एक है तो वो है मल्टी लेवल। एक लेवल पे एक है पर क्लासेस बहुत सारी हैं, मल्टी लेवल। एक लेवल पे ही बहुत सारी क्लासेस हैं, इट्स कॉल्ड मल्टीपल। फर्क पता चल चुका है। डायग्राम ये रहा। डायग्राम कहाँ है? डायग्राम ये रहा। अभी दिखाता हूँ डायग्राम। ये रहा डायग्राम, ये है डायग्राम, ये है डायग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोग्राम का कोड है और इतना बड़ा ये कोड है, देख लेना कैसे कैसे होता है। अब आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड, द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड। सबसे इजी भाई, सबसे इजी। कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि यहाँ पे एक क्लास ये थी, उसके बाद एक क्लास ये थी, एक क्लास ये थी, ये तीन क्लासेस थी। ये क्या चल रहा है? ये मल्टी लेवल भैया, हमें पता है ये मल्टी लेवल है। एक लेवल पे एक ही है, बहुत सारे लेवल हैं तो मल्टी लेवल। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एक लेवल में बहुत सारे क्लासेस हैं, तीन चार क्लासेस हैं, एक दो तीन, इनसे बन के एक ड्राइव्ड क्लास बन गई। इन तीनों से मिलजुल के एक क्लास बनी जिसको मैं कह रहा हूँ एक और ड्राइव्ड क्लास है। अब ये कह रहा हूँ मैं, ये क्या है? ये वाली भी हमें पता है, ये है मल्टीपल। ये है मल्टीपल, ये है मल्टी लेवल। दोनों के बारे में अच्छी तरह डिस्कशन हो चुका है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों के ड्राइव्ड क्लास से एक और क्लास बना दो, एक और ड्राइव्ड क्लास बना दो। ये क्या बना भैया? ये मल्टीपल है, ये मल्टी लेवल है। ये मल्टीपल है या ये मल्टी लेवल है? आई डोंट नो भैया, बताओ क्या है ये? ये ना है भैया मल्टीपल, ना है भैया मल्टी लेवल, ये है हाइब्रिड। हाइब्रिड, एच भी लिख देता हूँ, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? एक ये है टाइप, एक ये टाइप है। जब दो अलग अलग टाइप से मिलके एक तीसरा टाइप बनाने की हम कोशिश करते हैं, दैट व्हाट वी कॉल्ड हाइब्रिड। चार टाइप ही होते हैं, चार ही है ना, पांचवा तो नहीं आ गया? देखता हूँ भाई, देखता हूँ। चार ही है भैया, हाँ चार ही हैं, चार ही हैं। और भी है क्या? एक और है भैया हायरार्किकल, वो भी बताऊंगा। एक और ही है, एक और भी है। चार थे, चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंगल, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? एक बेस क्लास एक ड्राइव्ड क्लास, बात खत्म, सिंगल हो गया। आगे, आगे भैया आगे, अगला बताओ। अगला क्या है? अगला है भैया एक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास हो गया। अगला बताता हूँ तुम्हें। अगला है हमारे पास मल्टी लेवल। मल्टी लेवल के अंदर एक बेस क्लास, उसके ड्राइव क्लास, उसके ड्राइव क्लास, उसके ड्राइव क्लास, बहुत सारे नीचे नीचे लेवल में जाए जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं मल्टी लेवल। उसके बाद क्या आता है? मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? एक लेवल में बहुत सारी क्लासेस हैं, उससे एक ड्राइव क्लास बन ली, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टीपल। हाइब्रिड क्या होता है? अलग अलग टाइप्स की क्लासेस हैं, उनसे मिला के हम एक ड्राइव क्लास बना रहे हैं, दैट व्हाट वी कॉल्ड हाइब्रिड। एक और रहेगा, एक और रहेगा भैया, लास्ट है। हाँ भैया लास्ट है, इसके बाद तो पक्का नहीं है। पक्का नहीं है, हाँ भैया पक्का नहीं है। इसे कह रहे हैं हम हेरारिकल। हेरारिकल क्या है? हेरारिकल कहते हैं एक बेस क्लास है पर उससे वन और मोर कह लो ड्राइव्ड क्लास बनी है। अच्छा, कवि क्या कहना चाहता है भैया? कवि कहना चाहता है एक बेस क्लास है, उससे दो या तीन निकली हुई ड्राइव्ड क्लास बन गई हैं। एक क्लास ये बन गई, एक क्लास ये बन गई, एक क्लास ये बन गई। अच्छा भैया एग्जाम्पल देके बताओ, समझे नहीं? एग्जाम्पल, ये है एनिमल, ये है एनिमल, ये है कुत्ता, कुत्ता, ये है बिल्ली, ये है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। कुत्ता बिल्ली क्रोकोडाइल, तीनों के काम सेम ही है। भूख सबको लगेगी, ईट सब में होगा। ठीक है, सोएंगे तीनों, स्लीप सब में होगा। बिल्ली ज्यादा सोती है पर स्लीप सब में होगा। ठीक है, ईट स्लीप दोनों में होंगे। रिपीट रिपीट, कोडिंग, कोडिंग कोई नहीं करेगा, कोडिंग कोई नहीं करेगा इनमें से। समझ रहे हो बात? तो बात समझने की कोशिश करो कि एक क्लास से अगर हम ज्यादा क्लासेस बना दें, एक बेस क्लास से हम ज्यादा ड्राइव्ड क्लास बना दें। ये रहा इसका डायग्राम। डायग्राम दिखाओ भैया, डायग्राम। डायग्राम दिखाते हैं तुम्हें, डायग्राम ये रहा डायग्राम। एक बेस क्लास है, तीन ड्राइव्ड क्लास हैं। भैया लास्ट था? हाँ भैया लास्ट था। इसके डिसएडवांटेज एडवांटेजेस तुम पढ़ सकते हो पीडीएफ के अंदर से। अच्छा भैया हो गया? भैया अभी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ रहता है। आगे क्या रहता है? ओपनिंग ए फाइल, क्लोजिंग अ फाइल। ये कहाँ है? ये कहाँ है भैया? ये तो तुमने कराया ही नहीं। ये रहा भैया, ये रहा भैया, सब है, सब है हमारे पास। ओपनिंग ए फाइल, फाइल को खोला कैसे जाता है? फाइल को खोलना, अच्छा एक टेक्स्ट फाइल है, कैसे खोलूंगा मैं उसको? डबल क्लिक करूंगा खुल जाएगी? हाँ भैया खुल जाएगी। प्रोग्राम फॉर ओपनिंग ए फाइल, ओपनिंग ए फाइल का प्रोग्राम मिल गया तुम्हें। ये रहा, ये रहा ओपनिंग ए फाइल का प्रोग्राम। समझाऊं? समझाने का कुछ नहीं है भाई, इसमें कुछ नहीं है समझाने का। कैसे खोलते हैं फाइल, वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड। ये रहा राइटिंग ए फाइल। राइटिंग ए फाइल उसने पूछा है यहाँ पे? नहीं। ओपन का है, रीड का है, क्लोज का है। ओपन का है, रीड का है, क्लोज का है। ओपन का, रीड का ये रहा, रीडिंग ए फाइल का प्रोग्राम ये रहा। एक्सप्लेनेशन ये रही, एक्सप्लेनेशन ये रही। ठीक है, रीड क्या होता है और ओपन क्या होता है? एक फाइल को खोलना, ओपनिंग ए फाइल, बात खत्म। इसमें क्या एक्सप्लेन करूं बताओ? रीडिंग ए फाइल, एक फाइल के अंदर डाटा पड़ा है उसको रीड करना, उसमें क्या एक्सप्लेन करूं बताओ? कुछ है ही नहीं एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड में। पर हाँ, ये लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि 90% ऑफ यू,
मतलब जितने व्यूवर ये देख रहे हैं आज की डेट में, जो इस यहाँ तक इस वीडियो में पहुंचे हैं, तुमने 6th यूनिट नहीं पढ़ी होगी, मैं एश्योरिटी दे रहा हूँ। तो अगर तुमने 6th यूनिट नहीं पढ़ी ना, तो मेरे को ये सारा एफ स्ट्रीम से लेके और एसटीडी, ये जो लिखा है आईओएस, ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ इस चीज़ को पढ़ो जाके, इस चीज़ को पढ़ो। कहाँ मिलेगा भैया? हमारे वेदावर्स पे मिलेगा। वेदावर्स कहाँ है भैया? वो डिस्कॉर्ड पे। बताऊंगा कैसे ज्वाइन करते हैं। अरे ओपनिंग फाइल हो गया, रीडिंग फाइल हो गया, क्लोजिंग फाइल ये रहा भैया, यही है, हाँ भैया यही है। क्लोजिंग फाइल ये रहा, क्लोजिंग फाइल यही है, हाँ भैया यही है। आगे एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल नहीं बताया भैया तुमने। एंड ऑफ फाइल कहाँ है? एंड ऑफ फाइल कहाँ है? यहाँ तो एंड ऑफ फाइल है ही नहीं भैया। नेम स्पेस ये रहा, नेम स्पेस ये रहा, नेम स्पेस हम देखेंगे अभी। एंड ऑफ फाइल कहाँ है? एंड ऑफ फाइल ये रहा भैया। एंड ऑफ फाइल मैंने लिख रखा है, मैंने लिख रखा है इंटरनल सी प्लस प्लस इंटरनल बाय भव्य शर्मा। ये भी तुम्हें नेम नोट्स पे नहीं मिलेगी, ये भी तुम्हें हमारी कम्युनिटी में मिलेगी। एंड ऑफ फाइल क्या होता है? एंड ऑफ फाइल मतलब एक फाइल का आखिरी कोना, जहाँ पे तुमने छोड़ दिया कि इसके बाद तो कुछ नहीं लिखूंगा, वो होता है एंड ऑफ फाइल। पर्पस क्या होता है एंड ऑफ फाइल? एंड ऑफ फाइल इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ द डाटा स्ट्रीम विच कुड बी फाइल, कीबोर्ड इनपुट और नेटवर्क स्ट्रीम। कुछ भी हो सकता है। इट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन द प्रोग्राम डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मच डाटा इट विल रिसीव, allowing to keep रीडिंग डाटा until reach the end। एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह, पेन लेके समझाता हूँ, एक ऐसी जगह, मान लो ये एक फाइल है पूरी, ये तुम्हारा नोट पैड है, मान लो तुमने यहाँ 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 कुछ लिखा, यहाँ यहाँ कुछ लिखा, लिखा 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 बहुत सारा लिखा, यहाँ आके अब तुमने फुल स्टॉप लगा दी, ये तुम्हारा फुल स्टॉप के बाद यहाँ एंड ऑफ फाइल है। इसके बाद तुमने कुछ भी नहीं लिख रखा, तुम्हारे नोट पैड में ये जगह खाली है, उसके बाद तो ये फुल स्टॉप के बाद तुम्हारा एंड ऑफ फाइल अपने आप लग जाए। दैट व्हाट इज कॉल्ड एंड ऑफ फाइल। हाँ भैया यही है एंड ऑफ फाइल। अच्छा भैया बस यही है? हाँ भैया यही है। ओके, एंड ऑफ फाइल खत्म, क्लोज खत्म, रीड खत्म, ओपन खत्म। प्रोग्राम बताना है भैया। बाइनरी ऑपरेटर का मैंने कहा था प्रोग्राम बाद में कराऊंगा, बट मैं तुम्हें ये वाला प्रोग्राम करा चुका हूँ, और ये वाला प्रोग्राम इसके अंदर ये रहा, पहले नंबर पे ही कराऊंगा। प्रोग्राम पे आएंगे जब कराएंगे, तो अभी इसको भी छोड़ो, आगे चलते हैं। पोलीमॉर्फिज्म भैया, पोलीमॉर्फिज्म तो बताओ, ये तो मेन है। पोलीमॉर्फिज्म पे the term polymorphism is combination of poly plus morphism, which means many forms। poly का मतलब होता है many, और polymorphism, morphism का मतलब होता है forms। It is a Greek word। In object-oriented programming, we use three main concepts: inheritance, encapsulation, and polymorphism। polymorphism तो करना ही करना है। रियल लाइफ एग्जांपल ले रखा है इन्होंने। ए लेडी, ए लेडी बिहेव लाइक ए टीचर। एक लेडी है, वो बिहेव करती है एक टीचर की तरह एक क्लासरूम में। वो अपने घर जाके क्या है, डॉटर है, मदर है या डॉटर है, कुछ भी मान लो। और वो क्या है, वो एक सिंगल पर्सन है, बट ये अलग अलग रोल निभा रही है। सिंपल समझते हैं, क्यों हम यहाँ जाएं। तुम हो, तुम कॉलेज में जाके एक स्टूडेंट हो, घर आके अपनी मम्मी के बच्चे हो, करेक्ट, ठीक है। और अगर तुम नानी के घर चले जाते हो, नानी हाउस जाते हो अगर तुम, तो तुम क्या बन जाते हो? तुम बन जाते हो उनके, क्या बनते हैं, नानी दोहिता, दोहिता बन जाते हो तुम, उनके दोहिते बन जाते हो। मामा के तुम भांजे बन जाते हो। बंदा वही है, रोल डिफरेंट्स हैं, चीजें मतलब वो रोल अलग अलग निभा रहा है, ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ पोलीमॉर्फिज्म। पहले पोलीमॉर्फिज्म को तुम्हें समझ आ गया, एक से ज्यादा टर्म। पोलीमॉर्फिज्म हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं: कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होता है। कंपाइल टाइम कंट्रोल F9 से दबाने से पहले का मामला सारा कंपाइल टाइम का है, वो कंपाइल होगा। रन टाइम क्या होता है? जब प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है तो वो रन टाइम में जा चुका है। कंपाइल टाइम के अंदर होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इनके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। कैसे, कब पढ़ेंगे? ये रहा भैया फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा भैया फंक्शन ओवरलोडिंग तो तुमने बता दिया। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के नोट्स मैंने डाल रखे थे, बट अब मैंने हटा दिए हैं, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तुम पढ़ना वो नेम नोट्स में, ठीक है। अगर कहोगे इस वीडियो पे 40 लाइक आते हैं, तो इंटरनल एक्सटर्नल भी जो मेरी पीडीएफ है, वो पूरी की पूरी ऐसे ही बढ़िया तरीके से सोल्व करा दूंगा। रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म हम यूज करते हैं वर्चुअल फंक्शन से, जो कि हम इस वीडियो में तो नहीं पढ़ने वाले। ओके, कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो दी ओवरलोडेड फंक्शन, ओवरलोडेड मतलब दो सेम नाम के फंक्शन है, उसमें पैरामीटर अलग है, आर इन्वोक्ड बाय द मैचिंग ऑफ द टाइप एंड द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द कंपाइल टाइम एंड देयरफॉर कंपाइलर सिलेक्ट द appropriate function to compile time। it is achieved by the function overloading। साफ समझे आप? क्यों 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 पढ़ना, थ्योरी में हम पढ़ते ही नहीं। एक फंक्शन है सम, सम नाम से एक फंक्शन है सम। ये दो आर्गुमेंट लेता है, एक लेता है इंट ए, है ना, एक लेता है इंट बी, इंट बी।
मैं इंट उंट नहीं लिख रहा यार, इंट तुम लिख लेना, मैं लिख लेता हूँ, एक ए लेता है और एक बी लेता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सिंपल चीज है, ए प्लस बी को रिटर्न करता है, सिंपल है, ए प्लस बी को रिटर्न करता है, ठीक है। अब एक और फंक्शन है सेम नाम का सम, ये क्या करता है भैया, ये ए लेता है, ये बी लेता है और ये सी लेता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इन तीनों को प्लस करके रिटर्न करता है, नाम दोनों के सेम है, नाम दोनों के सेम है, दोनों का नाम क्या है सम। और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ सम नाम के, और इसके ब्रैकेट में दे देता हूँ मैं 2 और 4, 2 और 4 अगर मैं यहाँ देता हूँ 2 और 4, तो कौन सा फंक्शन रन होगा, सिंपल सा मेरा सवाल है, कौन सा फंक्शन रन होगा भैया। दो आर्ग्यूमेंट तो ये भी लेता है 3 वाला, और दो आर्ग्यूमेंट तो ऊपर वाला भी लेता है, तो भैया दो आर्ग्यूमेंट जो पूरे प्रॉपर दो आर्ग्यूमेंट लेगा ना वो रन होगा, यानी कि ऊपर वाला। और अगर मैं यहाँ 2 4 की जगह मैं यहाँ दे देता 2 4 कोमा लगा के 8 और दे देता, इरेजर लेते हैं ना यार, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं और पेंसिल लेते हैं, पेंसिल लेके कोमा लगा के 8 और देते हैं, 8 और दिया अगर मैंने, तो अब यहाँ 3 है हमारे पास, तो यहाँ पे ये वाला रन हो जाएगा 3 वाला, ठीक है। तो हमारा कंपाइलर इतना स्मार्ट होता है कि उसको पता चल जाए कोड देख के कि ये जो सम है इसको कॉल कर रहा है या इसको कॉल कर रहा है। दैट व्हाट वी कॉल फंक्शन ओवरलोडिंग। सिंपल है हाँ भैया, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। रन टाइम क्या होता है यार, ये वर्चुअल फंक्शन होता है, वर्चुअल फंक्शन का तुम्हें डिफरेंस अगर मैं बताने बैठा ना बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको बस ये समझो कि वर्चुअल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो फंक्शन नहीं होता खुद में, वो एक टेम्पलेट होती है। टेम्पलेट क्या होता है भैया, डिस्कस करेंगे, ये रहा टेम्पलेट डॉट पीडीएफ है हमारे पास, ये रहा ऊपर ही है, करेंगे डिस्कस, आराम से करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म आई थिंक समझ आ गया, जो मैनी फॉर्म्स हैं उसके बारे में डिफाइन करना है, और इसके दो पार्ट हैं बेसिकली, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग आता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल फंक्शन होता है। इनके बारे में पूरा का पूरा तुम यहाँ पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा, पूरी पीडीएफ भाई, पूरी पीडीएफ है। व्हाट इज फंक्शन ओवरलोड, ओवरराइडिंग, राइडिंग भी है, फंक्शन ओवरराइडिंग भी है, सब है भाई, सब है, पूरी पीडीएफ में सब है, ठीक है। और दिखाऊं, और भी बहुत सारी है। वर्चुअल फंक्शन, ये रहा वर्चुअल फंक्शन का एग्जांपल ढूंढ रहा था मैं। वर्चुअल फंक्शन का बेसिकली क्या मामला है, ये रहा वर्चुअल, मैंने लगा दिया डिस्प्ले से पहले, वर्चुअल लगा दिया ना अभी, बात ये वर्चुअल की है। देखो मैंने क्या करा, क्लास ए बनाई एक, क्लास ए का है यहाँ, ये क्लास ए लिखना भूल गया हूँ शायद, क्लास ए है जिसके अंदर पब्लिक के अंदर लिखा है वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। क्लास बी जो है क्लास ए से बनते हैं, यानी कि ड्राइव्ड क्लास है, क्लास ए बेस क्लास है, इसके अंदर भी सेम नाम है डिस्प्ले। अब मैंने यहाँ वर्चुअल लगा दिया तो यही वाला चलेगा, यही वाला चलेगा, बात खत्म। ड्राइव्ड क्लास इज इन्वोक्ड, ये वाला जहाँ वर्चुअल लग गया ना, तो ये वाला चल जाएगा, बी वाला चल गया, डन है, इतना ही है। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ सकते हो। डू नथिंग, कुछ भी नहीं करता वो, डू नथिंग फंक्शन भी कहते हैं। The do nothing function is also known as a pure virtual function. A pure virtual function is a function declared in the base class that has no definition relevant to the base class. कि भाई जो भी ड्राइव्ड क्लास में फंक्शन है उसको रन कर दो मेरे नाम से, ठीक है। उसे हम कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल रख देते हैं हम उस फंक्शन को, है ना। एग्जाम्पल भी दे रखा होगा ये रहा, वर्चुअल वॉइड शो इक्वल टू जीरो, और वॉइड शो ये रहा। अब जब भी मैं शो को रन करूंगा तो ये वाला शो रन होगा, ड्राइव्ड क्लास इज इन्वोक्ड, ये रहा ड्राइव्ड क्लास इज इन्वोक्ड। बस इतना ही है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी पढ़ सकते हो तुम सब, देखो पढ़ने को बहुत कुछ है भाई, कर लो कितना करना है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हो चुका, अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे, एब्स्ट्रैक्ट पे आते हैं, ये रहा एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। By definition, a C++ abstract class must include at least one pure virtual function. Pure virtual function मैंने अभी बताया जो इक्वल टू जीरो हो, ये रहा, ये रहा यहाँ पे है, ये रहा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ऐसी क्लास जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल हो, एक प्योर वर्चुअल तो हो ही हो, कितने हो सकते हैं भाई, कितने भी हो सकते हैं, एट लीस्ट वन होना चाहिए। अल्टरनेटली पुट ए फंक्शन विदाउट ए डेफिनेशन, जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो, जिसके अंदर हम कुछ कोड ना लिखा हो, बस इक्वल टू जीरो लिखा हो, बिकॉज द सब क्लास वुड अदरवाइज टर्न इनटू ए abstract class and of itself. The abstract class descendant must specify the pure virtual function. बेस क्लास जो है ना उसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, जो इक्वल टू हो जीरो की। डन है, डन है, डन है, हाँ डन है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पढ़ सकते हो यार, पढ़ सकते हो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। abstract class cannot be created from scratch, बनानी नहीं पड़ती शुरू से। It has been a pointer referring to made it. A pure virtual function can exist in an abstract class in addition a regular function and variable upcasting which at least classes access their inheritance. उसके अंदर जितने फंक्शन है जितने भी सब हैं वो आ जाएंगे नीचे।
बात खत्म भाई, बात खत्म, इतना ही है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, देख सकते हो बेनिफिट क्या है पॉलीमॉर्फिज्म के। फास्टर कोड है रन टाइम पे, मोर इफेक्टिव रन टाइम कोड है, एट रन टाइम में मोर कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है, मोर कोड दैट मॉड्यूलर और रीयूजेबिलिटी भी है, रीयूज भी कर सकते हो कोड को, ठीक है। इतना ही है पॉलीमॉर्फिज्म में भाई, इतना ही है। और लुटो यार पॉलीमॉर्फिज्म को। नेस्टेड क्लास क्या होती है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास, समझा नहीं भैया, भैया मैं समझा नहीं। एक क्लास ये रही, हाँ भैया ये रही। अब मैं क्या करता था, मैं करता था एक क्लास इसके नीचे से निकालता था, नहीं नहीं नहीं, अब वो नहीं करना। तो भैया ये नहीं करना तो क्या करना है, इसके अंदर एक और क्लास बना दूं, इसके अंदर बना दूं, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, क्लास के अंदर क्लास है, दैट व्हाट वी कॉल नेस्टेड क्लास। अच्छा बस इतना ही है भैया, हाँ भैया इतना ही है। कैसे करूं, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर दूं बताओ, करूं क्या, कैसे करूं बताओ, कॉम्प्लिकेटेड चीज हो ही नहीं रही। अच्छा अब मेरे को करना था नेम स्पेस, है ना, नेम स्पेस ढूंढना था मेरे को। तो फटाफट से मैं नेम स्पेस पे आता हूँ, यहाँ सर्च करता हूँ नेम स्पेस, एस पी ए, ये रहा नेम स्पेस। ये तो मैं इंटरनल पे हूँ ना, मैं गलत गलत पे हूँ, इंटरनल पे नहीं होना चाहिए मेरे को, यहाँ होना चाहिए। और यहाँ मेरे को सर्च करना चाहिए नेम स्पेस, एस पी ए सी ई, नेम स्पेस। और मैं जब चलता हूँ फटाफट से नेम स्पेस, ये वाली नहीं है पीडीएफ, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, कौन सी पीडीएफ है, कौन सी पीडीएफ है, नेम स्पेस की कौन सी पीडीएफ है, नेम स्पेस की है यार, कौन सी पीडीएफ है नेम स्पेस की, अभी देखी थी हमने यार, नेम स्पेस की अभी देखी थी जस्ट यार हमने पीडीएफ, ये रहा नेम स्पेस, ये रहा नेम स्पेस। इन नेम स्पेस इज नेम स्पेस यार, यही समझते हैं ना, डायरेक्ट हम ये समझते हैं डायरेक्ट। देखो देखो देखो, यहाँ यहाँ से ये रहा ये रहा ये रहा। अगर मैं ये ना डालूं, ये ना, सारे छोड़ वीएस कोड पे आते हैं ना, कि वीएस कोड किस लिए हमारा, वीएस कोड भी तो है। मेरी बात सुनना, अगर ये लाइन मैं यहाँ हटा दूं, टर्बो सी प्लस प्लस में ये नहीं होता, पहले बता देता हूँ मैं, टर्बो सी प्लस प्लस में नहीं होता। देखो ये लाइन हटाती मेरे को यहाँ एरर मिलने लगी सी आउट पे, और एरर क्या है, एरर है सी आउट इज अनडिफाइंड। अब सी आउट पता नहीं कंपाइलर को क्या है, पता कैसे चलेगा भैया, एसटीडी क्लास के अंदर है ये। अब मैं लिख दूं ना एसटीडी डबल कोलन, तो ये चलने लग जाएगा, यहाँ का एरर हट जाएगा, हट गया, देख लो एरर हट गया, हट गया ना। अब उसको पता है एसटीडी के अंदर ओ स्ट्रीम है जिसके अंदर सी आउट फंक्शन है, एसटीडी के अंदर ओ स्ट्रीम है जिसके अंदर सी आउट फंक्शन है, और सीन भी अब इसको नहीं पता, सीन के ऊपर लगाऊंगा एक बार, एसटीडी कोलन कोलन सीन, देखो एरर था अब हट चुका है। एसटीडी यहाँ आता हूँ मैं सीन के ऊपर, तो देखो वो मेरे को क्या दे रहा है, आई स्ट्रीम है जिसके अंदर सीन नाम का फंक्शन है, ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम। अगर मैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखता, तो हर एक के पीछे जाके मेरे को ये एक्स्ट्रा चीज लगानी पड़ेगी, हर सी आउट और सीन के पीछे जाके। मैं नहीं लगाना चाहता ना ये, मैं नहीं लगाना चाहता ये, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हटा के ऊपर नेम स्पेस में क्या करता हूँ, एसटीडी इंक्लूड कर देता हूँ, कि भाई जहाँ पे भी मेरा स्पेस दूँ ना, स्पेस दूँ, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो एसटीडी से मैं देख लेना एक बार है या नहीं है। इतना ही कह रहा हूँ बस मैं, कि एसटीडी में देख लेना है या नहीं है तो भैया एग्जीक्यूट कर दो, नहीं है तो भैया राम राम, वो वाला मामला। टेम्पलेट क्या होती है, टेम्पलेट भैया, हाँ टेम्पलेट नहीं होता ये भैया, तुमने ये चीटिंग कर दी, टेम्पलेट क्या होती है। A C++ template is a powerful feature added to C++. It allows you to define the generic class or generic function that does not support of generic programming. Generic programming is a technique where generic type are used as parameters in algorithm that can be workflow data easily. Function template, class template. हम यहाँ नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कोड के थ्रू। ये रहा कोड, ये रहा डायरेक्ट नीचे आते हैं, और अब चलते हैं वीएस कोड पे। मान लो मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया, मान लो जस्ट सपोज मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया, मैं बनाता हूँ यार यहाँ बनाता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम मैं रखता हूँ शो, है ना, वर्ड शो रखना था मेरे को। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ क्लास, क्लास टेम्पलेट, क्लास टेम क्लास बनाते हैं T1, सॉरी क्लास बनाने लग गया मैं गलती से, टेम्पलेट लिखना है पहले मेरे को, टेम्पलेट। और फिर मेरे को लिखना है क्लास T1, क्लास T2, क्लास क्लास T2। अब ये क्या है भैया, अब अगर मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ void show, void show नाम से एक मैंने फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर मैं दो चीजें पास कर रहा हूँ, T1 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 A T1 A T1 A A A A।
और क्या करता हूँ मैं पास T2, T2, T2 को क्या पास करता हूँ बी पास कर दिया मैंने। और अब ध्यान सुनना कि मान लो ये इंट हो या मान लो ये फ्लोट हो या कुछ भी हो, ये बेसिकली मेरे को नहीं पता ये क्या है। ठीक है, मैं एक बार सिंटैक्स वापस देख के आया। सिंटैक्स है टेम्पलेट क्लास और टी टाइप, बिल्कुल सही सिंटैक्स है हमारा। क्लास नेम हम बाद में लिखते हैं। और फंक्शन वाले में आए तो टेम्पलेट क्लास टी टाइप रेफरेंस, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट सिंटैक्स है हमारा। तो मेरा क्या है कि हाँ, अगर मैं इंट ए दूं, फ्लोट ए दूं, कैर ए दूं, तो मेरे को 3 ये वर्ड बनाने पड़ेंगे। मेरे को चाहिए कि मैं यहाँ पे T1 की जगह इंट दे दूं तो इंट एक्सेप्ट कर ले, कैर दे दूं कैर एक्सेप्ट कर ले। उसके लिए हम टेम्पलेट यूज करते हैं। कुल मिला के वही मामला है भैया। कौन सा मामला है कि भैया, अगर मैं तुमसे टूथपेस्ट मंगाऊं, तो अगर मैं ना बताऊं कौन सा लाना है, तुम कोलगेट ले आओगे, कोलगेट। ठीक है, और मैं कह दूं भैया वो क्लोजअप लाना है, क्लोजअप, तो तुम क्लोजअप लेके आओगे। तो अगर मैं कह दूं तुम्हें पेप्सोडेंट लाना है, तो तुम पेप्सोडेंट ले आओगे। और अगर मैं तुम्हें कह दूं दंत कांति लाना है, दंत कांति डी के लिख देता हूँ, दंत कांति लाना, तुम दंत कांति लेके आओगे। ठीक है, तो जो चीज मैंने तुम्हें पकड़ा दी तुम वो लेके आओगे। पर इस बार कोई डिफॉल्ट नहीं दूंगा मैं तुम्हें बता के भेजूंगा कि भैया कोलगेट लाना है, दंत कांति लाना, बताऊंगा हमेशा। दैट व्हाट वी कॉल्ड भाई टेम्पलेट। अच्छा, इसके अलावा भैया कुछ है? नहीं यार, इसके अलावा कुछ नहीं है। टेंशन मत लिया करो, इसके अलावा है ही नहीं कुछ भाई। अच्छा, आगे चलें? हाँ भैया आगे चलो, क्यों नहीं, चलो आगे। फंक्शन ओवरलोडिंग बता दो और ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दो। एरिया ट्रायंगल क्या है और क्या है। फंक्शन ओवरलोडिंग मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अच्छा भैया, कब बताया? हमें तो याद नहीं है भैया, कब बताया फंक्शन ओवरलोडिंग? ये फंक्शन ओवरलोडिंग मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अच्छा, वापस बताने जरा। सम नाम का एक फंक्शन था, ध्यान हो तो। उसके अंदर क्या था? ए नाम का वेरिएबल था, बी नाम का वेरिएबल था। एक और सम नाम का फंक्शन था, उसके अंदर ए बी सी था, ए था, बी था, सी था। अगर मैं कहता था कंपाइलर से कि सम कर दो 2 नंबर का, 2 और 4 का, तो वो इस सम को बुलाता था। और मैं कहता था अगर सम कर दो 2 4 6 का, 2 4 6 का, तो वो क्या देखता था? एग्जैक्ट मैच देखता था, जो कि ये है, तो इसको कॉल कर देता। ये क्या है? यही तो है फंक्शन ओवरलोडिंग। दो सेम नाम के फंक्शन हैं, सम और सम, और दोनों में से किसको कॉल करना है ये हमें उसके आर्गुमेंट के थ्रू पता चल रहा है, उसके पैरामीटर के थ्रू पता चल रहा है। ये है बस। अच्छा बस भैया यही है? हाँ भैया यही है। और यहाँ लिख रखा है यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग टू कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसके 2 साइड्स होती हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी 3 साइड होती हैं, एरिया ऑफ सर्कल जिसके अंदर रेडियस होता है। अच्छा, अब हम पता चल गया कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, हर एक का एरिया, मतलब एरिया निकालना है कुल मिला के, एरिया, है ना। और ढूंढो, और क्या है? और क्या है? एक एक ये रहा एरिया। और कहाँ है एरिया? एरिया ये रहा एरिया। किसी रेक्टेंगल का निकालना है, किसी ट्रायंगल का निकालना है, किसी सर्कल का निकालना है। अच्छा बस ये करना है? हाँ भैया ये करना है। करते हैं ठीक है। अब ध्यान सुनना है यहाँ पे। क्लास बना दी मैंने एक एरिया कैलकुलेटर, सबका एरिया आ जाएगा इसमें डायरेक्ट। ठीक है, अब मैंने कहा एक एरिया नाम से चीज ले लो जो लेंथ लेती है और विड्थ लेती है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देती है। एरिया ले लिया लेंथ और विड्थ का, ये क्या होगा? रेक्टेंगल का। ठीक है, अब एक और ही एरिया बनाया मैंने। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ ए बी सी 3 साइड ले लो, जो कि क्या था? ट्रायंगल का है। ये ट्रायंगल का है। और फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले के पीछे मत पड़ना, डायरेक्ट हमें तो काम करना है। ठीक है। और अच्छा भैया ये भी तुमने बता दिया, आगे आगे थोड़ा सा और बताओ। एक और मैंने एरिया बना दिया जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ रेडियस। अच्छा, रेडियस ले रहे हो, इसके अंदर क्या कर रहे हो भैया? इसके अंदर देखो लिखा है सर्कल का निकाल रहा हूँ मैं। एक में सर्कल का निकाल रहा हूँ, एक में रेक्टेंगल का निकाल रहा हूँ, एक में ट्रायंगल का निकाल रहा हूँ। नाम तीनों का सेम है, एरिया एरिया एरिया। इसे मैं क्या कहूंगा? इसे मैं कहूंगा फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग। ठीक है। और मैंने यहाँ आके क्या करा? क्लास को कॉल कर लिया, ये रहा। मेन फंक्शन में आने के बाद क्या करा? एरिया क्लास कैलकुलेटर बनाई, और इसके अंदर जो मैं वैल्यूज दे रहा हूँ वो मैंने दे दी। कैसे दे दी भैया? ऐसे दे दी। कैलकुलेटर नाम से मैंने एक क्लास बनाई, ये रहा कैलकुलेटर नाम से। कैलकुलेटर का अगर मैं एरिया निकालूं, उसमें लेंथ विड्थ दे दूं, तो वो मेरे को रेक्टेंगल का एरिया बता देती है। कैलकुलेटर का एरिया निकालूं मैं और 3 साइड दे दूं तो वो ट्रायंगल का बता देती है, और एक की साइड दे दूं तो वो सर्कल का बताती है। यही प्रोग्राम है, डन, खत्म। खत्म। अच्छा, इंटरनल खत्म नहीं भैया, तुमने एक प्रॉमिस किया था वो रह गया, ये वाला। ये वाला नहीं नहीं नहीं, ये वाला। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं भैया? फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है? फैक्टोरियल पहले पहले भैया बताओ फैक्टोरियल क्या होता है? भैया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल होता है इससे नीचे 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ।
5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अच्छा भैया यही है, हाँ भैया यही है। 5 चौके 20, 20 60, 60 120, 120 आएगा, 120 आएगा। ये है फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 120 आएगा। 5 से छोटे जितने भी होंगे यहाँ, जो भी नंबर होगा उससे छोटे। मैं कहूँगा फैक्टोरियल ऑफ 6, फैक्टोरियल ऑफ 6, तो 6 से छोटे 1 तक। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। डन है। आंसर क्या आएगा? आंसर आना चाहिए 720। 720, ये 7 नहीं लग रहा, थोड़ा 7 मान लो इसको थोड़ा, ठीक है। और 5 का तो हम निकाल लिया था 120। 120 को जैसे ही तुम 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 0 0, 6 2 12, 2 1 ऊपर, 6 1 6 और 1 7, 720 सही है। फैक्टोरियल ऑफ 6 क्या है? फैक्टोरियल ऑफ 6 है 720। डन है। अच्छा हाँ भैया डन है। अच्छा निकालते कैसे हैं? प्रोग्राम क्या करता है हमारा? प्रोग्राम बहुत ईजी है भैया, प्रोग्राम तो बच्चों का है। ओके समझाओ। एक क्लास बना दी फैक्टोरियल से। अब देखो सुनो मेरी बात, यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्टर से बनाना है। अगर हमें सिंपल बनाना होता तो एक छोटा सा प्रोग्राम था। यहाँ लिख दिया कंस्ट्रक्टर से, तो हमें क्लास का यूज करना ही करना पड़ेगा, नो डाउट। हम यहाँ क्लास का यूज करेंगे, इसलिए हमने बना ली फैक्टोरियल नाम से क्लास, जिसके प्राइवेट मेंबर हैं। ये है प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट क्या चीजें होती है? मेरा फोन, मेरा पजामा, मेरे कपड़े, मतलब वो चीजें मेरी प्राइवेट थी, याद हो तो मैं। तो प्राइवेट में क्या है? इंट, नंबर, लॉन्ग लॉन्ग, फैक्ट। दो ये चीजें हैं। फैक्ट मतलब फैक्टोरियल। एक नंबर है, उसका मैं फैक्टोरियल करूंगा, वो फैक्ट में स्टोर हो जाएगा। पब्लिक के अंदर क्या है? एक फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है। सेम नाम का, अगर क्लास की सेम नाम का अगर कोई मेंबर फंक्शन बनता है, उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इज दैट राइट और रॉन्ग? हमने यहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था ये यहाँ पे कि भैया ए डिस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। किस नाम का होता है? ये रहा। या डिस्ट्रक्टर है तो सेम नेम ऑफ द क्लास। क्या ये बात कंस्ट्रक्टर पे भी लागू होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। कंस्ट्रक्टर डिकंस्ट्रक्टर एक ही बात है, बस यहाँ टिल्ड का साइन आ जाता है। तो ये दोनों सेम नाम के होंगे, ठीक है। ये एक नंबर लेगा और उस नंबर को जो एन लेगा ये उसको नंबर के बराबर कर देगा। नंबर क्या है? ये रहा, ये रहा। फैक्ट को 1 करेगा, एक फोर लूप चलाएगा। 4 के अंदर क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा आई से। मल्टीप्लाई, ये लाइन लिखनी है बस तुम्हें, इस लाइन को रट लो। फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू आई। इसको अगर सिंपल भाषा में लिख के बताऊं, अच्छा भैया सिंपल में लिख के बता दो, तो लिख सकते हो तुम। अरे थोड़ा मोटा हो जा पेन मेरे भाई, ये रहा। थोड़ा सा मोटा हो जा, थोड़ा सा दिखना चाहिए। फैक्ट, फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू फैक्ट की पुरानी वैल्यू मल्टीप्लाई आई। ये लाइन को इसने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू आई। बस इतना ही करा है। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई को इसने लिख दिया फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू आई। बस इतना ही करा है, बाकी चीज तुम्हारी समझ में है। इस लाइन को ही याद करना है बस तुम्हें। लाइन को याद करोगे, डन। अच्छा अब आगे करना है डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। फैक्टोरियल ऑफ क्या है? नंबर के अंदर फैक्टोरियल आ जाएगा। मेन के अंदर इसको कॉल कर लेंगे। डन है, डन है भैया, बस इतना ही है, इतना ही है, खत्म, खत्म। लाइक टारगेट दे रहा हूँ 40 का। 40 लाइक आ जाने चाहिए भाई, मैं तो इतनी उम्मीद करके चल रहा हूँ। एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो आ जाएगी अब। किस पे आएगी भाई? एक्सटर्नल पे, उप्स के। डीएस को भी हम कवर करा देंगे, इको को भी हम कवर करा देंगे। कोल रह जाएगा, काल मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एक और चीज रह जाएगी जिसका नाम है स्टैटिक्स, जो कि मेरे खुद समझ नहीं आती, बट कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके तुम्हें वीडियो जरूर मिल जाएगी। और अगर इस पे 40 लाइक आते हैं तो ही उप्स की एक्सटर्नल आएगी, वरना एक्सटर्नल नहीं आएगी उप्स की। पहले ही बता दिया मैंने लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूनिकॉर्न अगली वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए लाइक मारो भाई, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसके पास जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।